देखिए अब आपके सामने चारों वर्ड, चारों मीनिंग और चारों ऑप्शन है। अब अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप अब ABCD में चारों शब्द को देखिए, अगर आपको कोई से वर्ड का मीनिंग आता है तो आप उसको पकड़ लीजिए, ठीक है जी, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे जैसे ही आपको पेपर में ऐसे प्रश्न दिखें तो आपको क्या करना है, देखिए मीनिंग डायरेक्ट नहीं देखना, आपको देखना है कि आपको किसका मीनिंग आता है। जिसका भी मीनिंग आता है आप उस वर्ड को पकड़ लो और उसे पकड़कर ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। ऑप्शंस को क्या करो, एलिमिनेट। ओके, ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान मेथड है, इससे आसान मेथड कुछ है ही नहीं। तो आपने बोला ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने इसको करके दिखाता हूं। पहला वर्ड देखा फोर्टिट्यूडनस, फोर्टिटस, फोर्टिट्यूडनस, फॉर्मिडेबल और फोरलोन। तो मैंने इनमें से देखो एक कौन सा वर्ड पढ़ा है, तो मैंने जैसे फोर्टिट्यूडनेस पढ़ा है। अब कहोगे ये क्या पढ़ा, तो फोर्टिट्यूड। आप देखो फोर्टिट्यूड, अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लो। फोर्टिट्यूड माने होता है साहस, ग्रिट। इसको हम बोलते हैं करेज। क्या बोलते हैं, करेज। तो करेज माने क्या होता है, साहस है नहीं, मेरे भीतर फोर्टिट्यूड है, ग्रिट है, करेज है, साहस है क्या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, साहस। आप बोल सकते हो इसका मतलब क्या है, फोर्टिट्यूडनेस का मतलब है साहस, ठीक है भैया। तो बी को अब देखो साहस कहाँ दे रखा है, डॉन्टिंग माने तो डरा हुआ, सैड का मतलब साहस, हैपनिंग बाई चांस ये भी नहीं है। तो जो बी है वो बी जा रहा है किस पर, एक पर, क्योंकि देखिए एक्सेप्शनल ब्रेवरी, बहादुरी। तो अगर किसी में साहस है तो उसके भीतर बहादुरी है ना, तो आप बोलोगे ब्रेवरी है उसके भीतर, बहादुरी है। तो सी किस पर, बी किस पर गया, एक पर गया, बी किस पर गया, एक पर गया। तो आप देखिए बी एक पर कहाँ है, यहाँ पर नहीं है बी एक पर, और यहाँ पर नहीं है बी एक पर। तो अब कहाँ बच गया, यहाँ पर बच गया और यहाँ पर बच गया, मतलब कि मेरा ऑप्शन ए खत्म, मेरा ऑप्शन सी खत्म, ठीक है भैया। आंसर बी में होगा या अब डी में होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए फोरलोन का मतलब क्या होता है, क्या वर्ड है आपके सामने, फोरलोन। तो इसको साफ करते चलते हैं, यानी आप इसको लिखते चलो बढ़िया तरीके से। फोरलोन, फोरलोन का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई बंदा फोरलोन है तो मतलब वो सैड है, वो निराश है क्या नहीं। इसके लिए मैंने एक वर्ड लिखा था सैग्रीन। क्या लिखा था भैया, सैग्रीन। लिख लो भैया, लिख लो, है क्या नहीं, लिख लो, सब तार लो भाई। सैग्रीन, सैग्रीन का मतलब भी क्या होता है, निराश। डिसकॉन्सोलेट, डेसोलेट, है क्या नहीं, इतने बेहतरीन बेहतरीन वर्ड हैं। डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट, या आप बोल सकते हो डेसोलेट, डेसोलेट इसका मतलब होता है निराश। या आप सैग्रीन के लिए बोल सकते हो प्लेंटिव, इसका मतलब भी क्या होता है, निराश, ठीक है जी। यहाँ पर वर्ड क्या दे रखा है, फोरलोन। तो फोरलोन का मतलब होता है निराश। तो मतलब सी किस पर जाने वाला है, फोरलोन मतलब डी, डी किस पर जाने वाला है, 3 पर जाने वाला है, ठीक है जी। क्योंकि वो क्या है, निराश, और सोलेटरी माने होता है अकेलापन। तो जो निराश हो, जो अकेला हो, तो सी गया किस पर, सॉरी डी गया किस पर, सी पर, 3 पर। तो देखिए सी पर 3 कहां पर है, डी पर, डी पर 3 कहां पर है, तो डी पर 3 यहां पर है और डी पर 3 यहां पर। और ये वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो चुका था, इसमें 3 है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को डील करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग तो याद होना चाहिए, है कि नहीं, मीनिंग तो याद होना ही चाहिए, तभी आप पर आंसर, आप आंसर तक पहुंच पाओगे। लेकिन आप एक बार ऑप्शन से ट्राई करो, अगर आपको कोई मीनिंग आता है तो उस मीनिंग को आप जो है चारों उसकी जो सामने डेफिनेशन होती है उनसे मिला करके देखो। अगर मिल जाता है तो निश्चित ही 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 2 ऑप्शन कटेंगे, बचे 2 ऑप्शन। अब उन 2 ऑप्शन में बाकी 3 ऑप्शन, बाकी जो 3 वेद रखे हैं वर्ड, उनसे जुगाड़ लगाने का प्रयास करो। तो इसी प्रकार से ये होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसको अच्छे से हम सारे वर्ड कर लेते हैं। फोर्टिटस माने क्या होता है, अब देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया सन 2023 का वर्ल्ड कप 19 नवंबर को बाई चांस जीत गई, है कि नहीं, फेवरेबल नहीं थी, उसके बाद भी जीत गई। तो वो कैसा था, वो उनके जो वो करियर में था वो फोर्टिटस, फोर्टिटस मतलब होता है अचानक से मिला लाभ, है कि नहीं, जो अचानक से मिल जाता, बाई चांस हो जाता, पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं इसको फोर्टिटस, ठीक है भैया। तो एक इस पे चला जाएगा, ए चला जाएगा हैपनिंग बाई चांस, अगर कोई चीज कैसे हो जाए, बाई चांस हो जाए, दैट इज कॉल्ड फोर्टिटस। फोर्टिट्यूडनेस का मतलब क्या होता है, साहस, तो साहस का ब्रेवरी पर आ गया भैया। और देखिए फोरलोन का मतलब होता है निराश, निराश चला गया, ये चला गया। और देखिए फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डॉन्टिंग, डरावना। मैंने एक वर्ड कराया था आपको, डॉन्टलेस। क्या कराया था, डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का मतलब होता है निडर, जो डरता ना हो, है कि नहीं, ऐसे बंदे को बोलते हैं डॉन्टलेस। या बोल सकते हैं हम अनडॉन्टेड, क्या बोल सकते हैं, अनडॉन्टेड। तो अनडॉन्टेड माने भी क्या होता है, डोंटलेस, जो निडर हो, फियरलेस हो, ऐसे बंदे को बोलते हैं डोंटलेस, अनडॉन्टेड या फियरलेस, ठीक है भैया।
तो फॉर्मिडेबल क्या होता है? फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरावना, बहुत ज्यादा खूंखार, तो उसको हम बोल देंगे डॉन्टिंग। अगर कोई चीज डॉन्टिंग है तो बहुत ज्यादा डरावनी है कि नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल है, तो सी चला जाएगा 2 पर। तो अब आप देख लो, ए गया 4 पर, बी गया 1 पर, सी गया 2 पर और डी गया 3 पर। तो 101 जो है आपका ये कंप्लीट हो गया भैया, है कि नहीं? तो ये वाला हो गया ऑप्शन। अगला वर्ड क्या दे रखा? अगला वर्ड आपको दे रखा है 102। तो पहले इसको हम करते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपको दिख रहा है। तो देखिए, तो अब आपके सामने है टोटोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टीमोलॉजिकल और एपिडेमियोलॉजिकल। तो ये एपिडेमिक से बना एपिडेमियोलॉजिकल, ठीक है जी। तो अब जैसे आपने एपिडेमिक पढ़ा, तो ये तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि कोरोना वायरस क्या था, एक एपिडेमिक था। तो एपिडेमिक था मतलब महामारी थी, तो ये किससे रिलेटेड होता है? बीमारी से रिलेटेड होता है, तो इसको पकड़ सकते हो आप। तो देखो बीमारी देख लो कहां पर है, तो नॉलेज में नहीं है, रिपीटिशियस में नहीं है, रिलेटेड टू डिसीज हाँ यहाँ पर है, रिलेटेड टू एक्सिस्टेंस एग्जिस्टेंस तो यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कहां पर मिली? ये मिली बीमारी 3 में, तो डी जाएगा 3 पर। तो डी कहां पर चला जाएगा? 3 पर। तो डी देखो 3 पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो पहले 2 ऑप्शन खत्म हो गए। तो डी 3 पर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अब देखते हैं आगे की तरफ। देखिए एप्स्टीम मैंने आपको पढ़ाया था, एप्स्टीम, एपिस्टीमोलॉजिस्ट और एपिस्टीमोलॉजी। तो एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, तो एप्स्टीम का मतलब होता है नॉलेज से संबंधित, रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है भैया, तो ये आपको समझना। देखिए जो सी है वो किस पर चला जाएगा? वो चला जाएगा 1 पर, रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, जो एपिस्टीमोलॉजिकल होता है वो रिलेटेड होता है नॉलेज से। ठीक है, एप्स्टीम, पहली बात समझ में आ गई आपको? तो ये नॉलेज से रिलेटेड होता है। तो सी गया 1 पर। अब देख लीजिए सी पर 1 कहाँ कहाँ है। तो देखिए सी पर 1 यहाँ पर है, ये तो गलत हो गया, तो सी पर 1 यहाँ पर है, तो मतलब ऑप्शन नंबर आ गया इसका सी। तो डी भी गलत हो गया क्योंकि सी पर 4 नहीं जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ऑप्शन सी इसका आंसर निकल गया। ठीक है, 2 वर्ड से ही निकल गया, 2 वर्ड से ही। मतलब अगर आपको टोटोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल का मतलब नहीं भी पता है, देन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखिए अगला वर्ड क्या दे रखा? टोटोलॉजिकल। तो टोटोलॉजिकल का मतलब होता है जब कोई चीज आप रिपीट करते हो। जैसे आपके लिए मैं बोलूं एक एग्जांपल, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री गिफ्ट बोल दो यार। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब नहीं है फ्री गिफ्ट। जैसे मैं आपको बोलूं फ्री गिफ्ट, तो अगर कोई चीज गिफ्ट होती है तो वो ऑलरेडी क्या होती है? फ्री होती है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, अगर कोई चीज गिफ्ट है तो वो ऑलरेडी क्या है? फ्री है। तो इसका मतलब आपको फ्री लगाने की जरूरत नहीं है। तो फ्री गिफ्ट जो है ये एक टोटोलॉजी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? टोटोलॉजी का। तो ये बात आपको समझ में आई। तो टोटोलॉजिकल का मतलब होता है रिपीट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रिपीट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो भैया तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये एक इस पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो ए देखो 2 पर है। और बच्चा ऑन्टोलॉजिकल, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, जो चीज अब एग्जिस्ट करती है उनसे संबंधित हो, दैट इज ऑन्टोलॉजिकल। ठीक है भैया, ये आपको चारों वर्ड समझ में आ गए। डेफिनेशन इनके चारों आगे दे रखी हैं और हिंदी में मैंने बोल दिया, इनको अच्छे से क्या कर लो, लर्न कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है, अगला प्रश्न है 103। अब इसमें क्या दे रखा है? एक दे रखा है एपिटेप, एक दे रखा है एपिस्टील, एक दे रखा है एपिथेट और एक दे रखा है एपिग्राम। तो इन चारों वर्ड को अच्छे समझते हैं। जो देखो मैंने कौन कौन से वर्ड तुम्हें करा रखे हैं, है कि नहीं? अभी पीछे इनमें से शायद कोई से वर्ड नहीं आया है, तो इनको चारों को अच्छे समझते हैं। चारों अच्छे 1 वर्ड हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीडीएस के प्रश्न है सारे। इसको पहले क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इसको हम बढ़िया से।
पहला वर्ड क्या दे रखा है, एपिटेप। तो इसका मतलब क्या होता है, जो समाधि होती है ना, समाधि, समाधि आपने देखी है हर कोई व्यक्ति या आप ऐसे बोल सकते हो जो शिलालेख मिलते हैं, है कि नहीं, जैसे अशोक के अभी शिलालेख मिले तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं एपिटेप। तो शिलालेख बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, शिलालेख या समाधि लेख। तो शिलालेख या समाधि लेख, दैट इज कॉल्ड एपिटेप। ठीक है भैया। तो अब हम इसको और क्या करते हैं, उसमें ढूंढते हैं डेफिनेशन में। तो पहला वर्ड क्या दे रखा है, एपिटेप। तो इसका मतलब होता है समाधि, समाधि के ऊपर लिखे हुए जो लेटर होते हैं। तो वर्ड्स रिटन अबाउट अ डेड पर्सन, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी समाधि है, और उसके ऊपर कोई वर्ड लिख रखे हो तो उनको हम बोलते हैं एपिटेप। तो ये बात आ गई आपको समझ में, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो हम बोलेंगे ए जो है वो एक पर ही चला गया, तो ए एक पर चला गया ना, तो सी खत्म और डी खत्म, तो ए गया एक पर। ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है एपिस्टल। तो एपिस्टल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पत्र, लेटर। इसका मतलब क्या होता है, लेटर। तो ये बात आपको समझना है, इसका मतलब क्या होता है, लेटर। तो एपिस्टल का मतलब होता है लेटर, और लेटर आप अगर देखोगे तो सबसे छोटा ये लिख रहा 4 में, तो बी किस पे चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा। सिंपल पकड़ो यार, बी कहाँ चला गया, 4 पर चला गया। तो देखो बी 4 पर यहाँ पर है, ये रहा, तो ये आपने यही पकड़ लिया। तो क्योंकि बी 2 पर है नहीं, तो ये आपको समझ में आया। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका बी किस पर आ गया, बी आ गया आपका 4 पर। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, क्लियर। अब बात करते हैं हम सबके मीनिंग की। एपिग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नहीं, एपिग्राम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और आप बीच में कोई पॉइंट छोड़ दो, है ना, बीच में कोई ऐसी मजेदार लाइन छोड़ दो जो एकदम आपको ह्यूमरस कर दे, एकदम मजा दिवा दे, तो उसको हम बोलते हैं एपिग्राम। तो बीच में एक छोटा सा मतलब स्टेटमेंट जो जिसमें बहुत ज्यादा चालाकी हो, जिसमें बहुत ज्यादा चतुराई हो, है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं एपिग्राम। तो इसका मतलब देखो, अ शॉर्ट फ्रेज, एक छोटी सी फ्रेज एक्सप्रेसिंग, जो एक्सप्रेस करती है एन आइडिया इन अ क्लेवर वे, है कि नहीं, जो एक आइडिया बताती है बड़े चतुराई वे में, दैट इज एपिग्राम। आप दोस्तों से बात करते हो और बीच बीच में बात करते करते हुए कोई पॉइंट मार दे, तो उस पॉइंट को बोलते हैं एपिग्राम। ठीक है, आपके बारे में मजे लेते हुए, तो उसको बोलते हैं एपिग्राम। तो डी गया 3 पर, तो डी कहां पर चला गया, 3 पर। तो बचा कौन अब, सी, सी गया 2 पर। तो ये है एपिथेट। तो एपिथेट का मतलब होता है एन एडजेक्टिव, जो किसी करेक्टर के बारे में बताता है, जो किसी चरित्र के बारे में बताता है, जो व्याख्या करता है। तो एपिथेट माने होता है चरित्र की व्याख्या करने वाला। ठीक है जी, दैट इज एपिथेट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आ गया ये निहिलिज्म, फैटलिज्म, हेडोनिज्म और ईगोइज्म। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको 1-2 वर्ड तो समझ में आ रहा होगा इसमें। तो देखिए, अगर हम देखें अब इस क्वेश्चन को बढ़िया से, तो निहिलिज्म का मतलब क्या होता है, फैटलिज्म का मतलब क्या होता है। देखो एक वर्ड फैटल मैंने आपको पढ़ा रखा है, फैटल, फैटल, फैटल का मतलब होता है घातक हो जो चीज, है कि नहीं, जो चीज बहुत ज्यादा डेडली हो, तो उसी से तो बना है, आपको घबराना नहीं है। डायर, है नहीं, फैटल का मतलब होता है डेडली, डायर जो बहुत ज्यादा घातक हो, डेंजरस हो। ठीक है। अब हेडोनिज्म जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्लीजर में बिलीव करता हो, जो प्लीजर मतलब कहता हो कि यार सबसे बेहतरीन चीज प्लीजर है, वी आर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ प्लेजर, मतलब हम इस दुनिया में प्लेजर के लिए हैं, हम प्लेजर के कारण हैं, हम प्लेजर ही चाहिए लाइफ में, तो प्लेजर को ढूंढना पड़ेगा। तो हेडोनिज्म का मतलब होता है प्लेजर सीकर, जो प्लेजर को लेता हो। तो देखिए सी, अब मुझे प्लेजर वर्ड ही दिख गया डायरेक्ट, ये लिख रहा प्लेजर, तो भैया सी जाएगा 1 पर। द बिलीफ, विश्वास, दैट कि प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, है कि नहीं, ऐसा बिलीफ। तो हेडोनिस्ट कौन होता है, हेडोनिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो प्लीजर को चाहता है, और हेडोनिज्म हो जाएगी उसकी विचारधारा कि प्लीजर सबसे बढ़िया है, दैट इज द थॉट प्रोसेस, उसकी विचारधारा है, उसकी सोच है। ठीक है, हेडोनिज्म का मतलब क्या होता है, प्लीजर। आप बोलोगे बिल्कुल, तो ये आपको पता पड़ गया भैया कि भैया सी मेरा 1 पर गया, और लो भैया 2 खत्म हो गए। तो या तो मेरा उत्तर होगा भैया बी, या मेरा उत्तर होगा डी। ठीक है, क्योंकि बी पर 1 है और डी पर 1 है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब बात आती है ईगोइज्म की और एक फैटलिज्म की। ठीक है, और आप बोल सकते हो एक ईगोइज्म की। तो ईगो से भी आप समझ सकते हो कुछ, ईगो का मतलब क्या होता है। ईगो का मतलब होता है, मतलब घमंड बोल सकते हो, या ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ईगो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सोचता हो कि मैं बेटर हूँ,
तो वही तो ईगो होती है, ईगो, ईगो होना है क्या नहीं, ईगोइज्म। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, द डिनायल ऑफ द रियलिटी, ये तो नहीं होगा, डी पर 4 तो नहीं जाने वाला, ठीक है, डी पर 4 यहाँ पर है और डी पर 4 यहाँ पर है, तो लो खत्म हो गया, डी पर 4 तो नहीं है नहीं, ईगोइज्म डी पर 4 तो नहीं जाएगा, तो डी पर 4 यहाँ पर, तो डी पर बचा यहाँ पर 3, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन ही बचा लो, तो डी पे जा रहा है 3। तो ईगोइज्म का मतलब क्या है, द फैक्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने का फैक्ट, तथ्य, दैट यू आर बेटर और मोर इंपोर्टेंट देन एनीवन एल्स, मतलब तुम किसी और की तुलना में ज्यादा बेटर हो, ज्यादा अच्छे हो, जो ऐसी सोच रखता है, उस सोच को बोलते हैं ईगोइज्म, और ऐसे बंदे को बोलते हैं ईगोइस्टिक, जो बंदा ईगोइस्ट होता है क्या नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ईगो जो हो गया ये चला गया 3 पर, तो ठीक है, ये आपका आ गया। अब आता है निहिलिज्म, तो निहिलिज्म का मतलब होता है जो वास्तविकता को नकार देता हो, निहिलिज्म मतलब होता है द डिनायल ऑफ ऑल रियलिटी, जो वास्तविकता, जितनी भी सच्चाई है उसको नकार देता हो, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी करेक्ट आंसर। अगला वर्ड दे रखा है, ये देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें ज्योग्राफी का यूज दे दिया इन्होंने, अब थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आनी चाहिए, तो चलो ये वर्ड हम पढ़ लेते हैं। तो इन वर्डों को करने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है जी। तो आपको यहां पर दे रखा है, पहला वर्ड दे रखा ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड, तो ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है। दूसरा वर्ड दे रखा टोर्नेडो, फिर दे रखा थंडर स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम मैंने कल आपको पढ़ाया था, थंडर स्ट्रॉम का मीनिंग मैंने आपको बताया था, स्टडी ऑफ थंडर क्या होती है, ब्रोंटोलॉजी। थंडर का मतलब होता है तड़ित झंझावात, मतलब कि जो आसमान में बिजली तड़कती है कि नहीं, उसको बोलते हैं तड़ित झंझावात, दैट इज कॉल्ड थंडर स्ट्रॉम। ओके, एक वर्ड है टाइफून, तो थंडर स्ट्रॉम से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। थंडर स्ट्रॉम का मतलब होता है जिसमें लाइटनिंग होती हो, है कि नहीं, उसको हम थंडर स्ट्रॉम बोलते हैं, जिसमें लाइट होती हो, लाइटनिंग। तो लो मुझे लाइटनिंग दिख गई, C2 पर चला गया भैया। अ स्ट्रॉम, एक स्ट्रॉम तूफान, विद थंडर एंड लाइटनिंग एंड यूजुअली हैवी रेन, जिसमें भारी बारिश होती हो। आपने चित्र देखा था नहीं देखा था, क्लास के बीच में है कि नहीं, दैट इज लाइटनिंग थंडर, दैट इज कॉल्ड थंडर स्ट्रॉम। तो C2 पर जाने वाला है, कंफर्म है। तो लो C2 पर गया भैया, और मुझे मेरे 2 ऑप्शन कट भी गए, ठीक है जी। तो या तो ये होगा उत्तर या फिर ये होगा, ये दोनों उत्तर नहीं होने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल। अब आता है अगला वर्ड ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है, देखिए भाई, ब्लिजार्ड का मतलब बहुत सिंपल है। ब्लिजार्ड का मतलब होता है दोस्तों, जो बर्फ वाली आंधी होती है उसको ब्लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, बर्फ हो। तो आप बोलोगे ठीक है। तो अब देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, नहीं साइक्लोन नहीं होता ब्लिजार्ड, आंधी तूफान, बट कैसी, बर्फ वाले, जिसमें क्या हो, स्नो है कि नहीं, ये तो हो चुका है कंफर्म पहले ही, है कि नहीं। सीवियर स्नोस्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारा ए चला गया 3 पर। तो ब्लिजार्ड का मतलब होता है सीवियर स्नोस्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलती हो, हवा चलती हो, बट उसमें स्नोस्टॉर्म है, मतलब कि बर्फ का तूफान, बर्फीला तूफान। तो ब्लिजार्ड होता है बर्फीला तूफान। ये बात आई समझ। तो ए गया 3 पर। तो देखिए ए 3 पर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कतई सही, कतई करेक्ट, ठीक है। ए चला गया 3 पर। अब बात आती है टॉर्नेडो की। तो देखो बी किस पर जा रहा है, 4 पर। तो टॉर्नेडो क्या होता है भैया, टोर्नेडो होता है अ वायलेंटली रोटेटिंग डिस्ट्रक्टिव कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, है कि नहीं। ये कह रहे हैं टोर्नेडो जो क्या होता है, ये एक आंधी का स्तंभ होता है, स्तंभ इसको बोलते हैं हम टोर्नेडो, है कि नहीं। जो आंधी का क्या हो, स्तंभ हो, उसको हम बोलते हैं टोर्नेडो। जो एकदम स्ट्रॉम हो, चक्रवात हो, और कैसा हो, बहुत, जो एयर का क्या हो, एक कॉलम हो, कॉलम का मतलब एक स्तंभ, ठीक है भैया। जो एक्सटेंड होता है, जो बनता है फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे थंडरस्टॉर्म से बनता है, किससे बनता है, थंडरस्टॉर्म, ठीक है भाई, ठीक है। अब टाइफून का मतलब क्या होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब समझते हो, विषुवत रेखीय चक्रवात। जैसे आप देखिए, जो विषुवत रेखा पर जो चक्रवात आते हैं, है कि नहीं, मतलब यही है हवा के ऊपर को, तो इनको यहाँ पर विषुवत रेखा के जो पास होते हैं, इनको हम बोलते हैं टाइफून्स। क्या बोलते हैं हम इनको, टाइफून्स। ओके, ये 4 वर्ड पढ़िए। देखिए ये जो प्रश्न है, ये जबरदस्ती का प्रश्न है, इसमें केवल एक ही क्लू है कि ब्लिजार्ड का मीनिंग होता है स्नो, एक तो इससे पकड़ लोगे, स्नो स्ट्रॉम मतलब बर्फीला तूफान, और एक थंडर स्ट्रॉम का मतलब होता है लाइटनिंग, तो ये इससे पकड़ लोगे। नहीं तो टॉर्नेडो टाइफून में तो आप फंसे जाओगे। या तो आपको ज्योग्राफी की नॉलेज हो कि जो टाइफून होते हैं ये कहाँ पर आते हैं, टाइफून विषुवत रेखा के आसपास आते हैं, और टोर्नेडो किससे बनता है, ये थंडर स्ट्रॉम से ही बनता है। तो ये बात आपको ज्योग्राफिकल आनी चाहिए।
नहीं तो ये प्रश्न जो है इन दोनों के बिना भी हो गया। अगर आपको टार्नेडो टाइफोन का मीनिंग नहीं आता तो भी आप कर सकते हो, परंतु इस ऑप्शन को हम पकड़ेंगे ब्लिजार्ड और थंडरस्टॉर्म से। अगला वर्ड क्या दे रखा है, इंप्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सप्लीकेशन। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, इंप्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो इसको हम समझते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रहा है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था अभी पीछे पीछे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बना कॉम्प्लिकेटेड से, किससे बना, कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड से बना कॉम्प्लिकेशन, तो मतलब जो चीज जटिल हो, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जैसे हम कहते हैं ना ये वाला क्वेश्चन जो था बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब बहुत ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट था, है नहीं, फंसा हुआ था। तो कॉम्प्लिकेशन मुझे सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। देखो बी दिख गया आपको। अब देखिए यहाँ पर कहीं कॉम्प्लिकेशन का मतलब नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर देखो कंडीशन, कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज्ड। क्या बोलोगे, कंडीशन, कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो ये बात आपको दिख रही है यहाँ पर, ये रही। तो सिचुएशन और कंडीशन, कोई स्थिति या कंडीशन दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूज, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये बात पकड़ में आ गई। तो हमारा जो कॉम्प्लिकेशन है बी है वो गया 4 पर। तो आप बी पर 4 ढूंढना स्टार्ट कीजिए। तो आप देखोगे भैया पहले ऑप्शन में तो बी पर 1 है, ये तो गलत हो गया, और लास्ट वाले में बी पर 1 है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी पर 4 दो जगह दिख रहा है मुझे, बी में और सी में, तो ये मेरा आंसर बी है या मेरा आंसर सी है। ठीक है भैया, अब आगे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन समझ सकते हैं यार कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन नहीं देखी क्या आपने, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है पत्र, एप्लीकेशन देना है कि नहीं, लेटर, रिटर्न। तो उसको हम बोलते हैं ना, किसी चीज के लिए हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लिख करके देते हैं, है नहीं, वर्बल रूप से दे दो, रिटर्न रूप से दे दो, है नहीं, रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे हम बीमार पड़ गए तो हम एप्लीकेशन लगाते हैं कॉलेज में, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। तो देखिए भैया, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो ये तो एक्ट तो नहीं कर रहा, ये आप बोलोगे वर्बल रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफिशियल, यही है भाई, यही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। अब वर्बल रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर ऑफिशियल पर्पस, यानी ऑफिशियल पर्पस से, जैसे आप कॉलेज में गए तो आपको ऑफिशियली लिखकर देना पड़ता है कि आप ऑफिस क्यों नहीं आए, या आप कॉलेज नहीं गए तो आपको लिखकर देना पड़ेगा कि आप कॉलेज क्यों नहीं आए, आपने एग्जाम छोड़ दिए तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो आप वर्बल रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर एन ऑफिशियल पर्पस। ठीक है भैया, तो डी मेरा जा रहा है 2 पर, डी किस पर जा रहा है, 2 पर। तो देखिए डी 2 पर यहाँ पर है, यहाँ पर डी 2 पर नहीं है, और यहाँ पर भी डी 2 पर नहीं है, तो डी यहाँ पर है और यहाँ पर है, और ये ऑप्शन मेरा ऑलरेडी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ये इतना आसान प्रश्न है कि कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड हर बंदा जानता है इसका मतलब, और एप्लीकेशन का मतलब भी हर कोई जानता है। तो इसका मतलब इम्प्लीकेशन अगर आप पर नहीं आता तो भी आप कर सकते हो, सप्लीकेशन आप पर नहीं आता तो भी आप कर सकते हो, बट मैं सप्लीकेशन आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे, है कि नहीं, इसी क्लास में मैं पीछे सप्लीकेशन पढ़ा चुका हूँ। आप बोलोगे कैसे, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ जगह नहीं है, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, सप्लीकेट। क्या पढ़ाया था, सप्लीकेट, ठीक है जी, सप्लीकेट पढ़ाया था मैंने वर्ड। तो सप्लीकेट से ही तो बना है सप्लीकेशन। तो आप बोलोगे बिल्कुल बना है कि नहीं। तो आप इन चीजों को कब पहचानना सीखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप डेली रिवीजन करोगे, वर्डों को पढ़ोगे। ये बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, हो सकता है इसके 2 पार्ट बनाने पड़ जाएं। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को कंप्लीट करना है, और इसको चाहो तो आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लो क्लास को, फिर उसके बाद कर लेना, ठीक है। क्योंकि वर्ड्स अगर आप तैयार नहीं करोगे तो एक साथ क्लास नहीं हो पाने के, थोड़े थोड़े पार्ट्स में इसको कर लेना कंप्लीट। तो सप्लीकेट से ही बना है सप्लीकेशन, है कि नहीं। सप्लीकेट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, डिमांड करना, ये सारे वर्ड में करा चुका हूं, यानी किस चीज के लिए क्या करना, अर्ज करना, किस चीज के लिए क्या करना, एजियोर करना, एजियोर रिक्वेस्ट करना, एजियोर रिक्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड अर्ज, सप्लीकेट। आप बोलोगे बिल्कुल, तो उससे बना है सप्लीकेशन। तो अब आप देखिए रिक्वेस्ट कहां पर है, तो ए जा रहा है किस पर, ये सॉरी सी किस पर जा रहा है, इसमें सी जा रहा है 1 पर, तो भाई भेजिए सी को 1 पर, भेज दीजिए। द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद प्रेइंग, मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो टू अ डाइटी, ये जो डाइटी लिख रखा है ये भगवान के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो ये देखिए द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रेइंग, मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो या आप कम्युनिकेट कर रहे हो या बात कर रहे हो, मतलब आप उसको बना रहे हो, आप उसके सामने क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट। तो ठीक है जी। और इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है एक तरीके से आरोप लगाना, इम्प्लीकेट करना, ठीक है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूजन, एक्यूजन, तो इसका मतलब होता है एक्यूजन, ठीक है। तो इस पे 3 पे जा रहा, अ मीनिंग नॉट क्लियरली स्टेट बट विच कैन बी इन्फर्ड, एक ऐसा मीनिंग जो मतलब कि क्लियर नहीं है लेकिन उसका मीनिंग निकाला जा सकता है, मतलब कि इनडायरेक्टली आरोप लगा रहा है। एक्वेशन का मतलब क्या, याद रखो, आरोप लगाना। ओके, अगला वर्ड आपको दे रखा है, अगला अगला आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखिए तो अगला आपको जो वर्ड दे रखा है एस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब और इंस्क्राइब, इसको हमें समझना अच्छे से, ठीक है जी, इसको हमें क्या समझना, अच्छे से समझना, ठीक है जी। अब चलते हैं हम डेफिनेशंस की तरफ। पहला वर्ड है एस्क्राइब, ओके, दूसरा वर्ड है प्रिस्क्राइब, तीसरा वर्ड है प्रोस्क्राइब और चौथा वर्ड है इंस्क्राइब। तो देखिए प्रोस्क्राइब का मतलब समझते हैं पहले। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रोस्क्राइब, अगर आप किसी चीज को प्रोस्क्राइब कर देते हो तो इसका मतलब होता है आप उस चीज को बैन कर देते हो। बैन का मतलब समझते हो, बंद कर देते हो। देखिए एक वर्ड होता है बैन और एक वर्ड होता है BANE, बैन, इसका मतलब होता है कर्ज, अभिशाप, या बोल सकते हो मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन। तो भैया अच्छे से रिवीजन करना है आपको। तो ये होता है बैन, कर्ज, मैलेडिक्शन, इसका मतलब होता है अभिशाप, ठीक है भाई। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है BAN, बैन कर देना, किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना, फॉरबिड कर देना। तो बैन का मतलब क्या होता है, फॉरबिड, तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है फॉरबिड कर देना, ऑफिशियली मना कर देना। जैसे आप देखोगे तो भारत में बहुत सारे ऐपों को क्या कर दिया, फॉरबिड कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, है क्या नहीं, तो इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मोदी मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने, ठीक है भैया। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन कर देना, फॉरबिड कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी। तो एसोसिएट ओनरशिप अथॉरिटी इसमें तो नहीं है कुछ भी। अब कार्व, कट और एच इनटू अ मटेरियल, ये भी नहीं है। ले डाउन अ रोल, नहीं, ये भी नहीं है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब हो गया ऑफिशियली फॉरवर्ड, मतलब कि औपचारिक रूप से उसको बंद कर दिया। जैसे टिकटॉक को औपचारिक रूप से क्या कर दिया, प्रोस्क्राइब कर दिया, ऑफिशियली फॉरवर्ड कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है भैया। तो सी चला गया भैया 4 पर। तो सी पहचानना है आपको, आप बोलोगे आ तो गया सी पहचानना, तो सी किस पर गया, सी गया आपका 4 पर। तो यहाँ पर ये गड़बड़, ये गड़बड़, तो सी 4 पर चला गया, ये रहा 4 और ये रहा 4, ठीक है भैया। या तो मेरा आंसर ए होगा या मेरा डी होगा, बी और सी मेरे आंसर नहीं होंगे, ठीक है भाई। अगला वर्ड क्या दे रखा है, इंस्क्राइब। अगला वर्ड क्या दे रखा है, इंस्क्राइब। तो इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, देखिए इंस्क्रिप्शन आपने सुना भी हो शायद। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि जैसे हम सिंधु सभ्यता हमने देखी, तो सिंधु सभ्यता में से कोई पत्थर मिले और उस पत्थर पर बहुत ज्यादा गाड़ गाड़ कर कुछ चीज जो है मतलब कि ऐसे समझो लिखी गई है, मतलब कि उसमें क्या कर रखा, बहुत ज्यादा उसमें क्या कर रखे हैं, उसको तरासा गया है, तो फिर उस पर वर्ड लिखे गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो अब आइए आपको समझे इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कि आपके सामने कोई पत्थर है या कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर लिखा गया है, तो उसको उसको हस्तलिपि बोल सकते हो, या हस्त जो मिलता शिला पर लिखा हुआ मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसका मीनिंग आप अच्छे से समझने का प्रयास करो। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अच्छे से लिखा हुआ। तो इंस्क्राइब का मतलब होता है कार्व, कट और एच इनटू अ मटेरियल, इनटू अ मटेरियल, मटेरियल में है कि नहीं, कोई तुम्हारे पास पत्थर है तो उसमें एकदम तराशा गया है और उस पर वर्डों को लिखा गया है, तो वो जो वर्ड है वो हमने क्या बोला, उसको अभिलेखित, इंस्क्रिप्शन। तो डी जाएगा 2 पर, डी जाएगा 2 पर, डी 2 पर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये तो गलत हो चुका है। तो डी 2 पर यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, क्योंकि डी पर यहाँ पर एक है तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गई बात। एस्क्राइब मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। एस्क्राइब का मतलब होता है श्रेय देना। एस्क्राइब का मतलब क्या होता है, श्रेय देना, क्या करना, श्रेय देना। या इसके लिए मैंने बोला था इम्प्यूट या बोला एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, क्या करना, एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट करना, एस्क्राइब करना, इम्प्यूट करना, इसका मतलब होता है श्रेय देना। तो ये ए जो है एक पर चला जाएगा, एसोसिएट ओनरशिप और अथॉरशिप विद, है ना, किसी को श्रेय देना, किसी को
क्या देना, किसी को अपनी जैसे सफलता का श्रेय देते हैं, तो एस्क्राइब करना। और प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब करना। प्रिस्क्राइब किस पर चला जाएगा, बी किस पर चला जाएगा, बी चला गया 3 पर। प्रिस्क्राइब कर दिया भैया, ले डाउन अ रूल है कि नहीं, नया रूल लाना, ले डाउन अ रूल, तो रूल को लाना, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन सलाह भी होती है, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया हमको, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, सलाह देता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा कीमती हैं, एक एक वर्ड को अच्छे से तैयार करो, अच्छे से। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले वर्डों की तरफ। पहला वर्ड दे रखा है यहाँ पर प्रैग्मेटिस्ट, फिर दे रखा प्रोमीथियन, फिर दे रखा प्रोमोनोटरी, और फिर दे रखा प्रोलिक्स। तो इन सारे वर्डों को देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे प्रोलिक्स याद है, मैंने इसी कक्षा में प्रोलिक्स पढ़ा है कि नहीं, कई बार मैंने लिखा है। तो प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, प्रोलिक्स जो बहुत ज्यादा वर्डों का यूज करता हो। तो प्रोलिक्स होता है क्लैपट्रैप, या इसके लिए मैंने लिखा था लोकेशियस, या इसके लिए गैरुलस टॉकेटिव, इसके लिए एक और वर्ड लिखा था मैंने ब्लैदरिंग, बोल दो जो ब्लैदर हो, या बोल दो बैबल, या आप इसके लिए बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा बातों नहीं होता, प्रोलिक्स होता है, उसके लिए हम और क्या बोल सकते हैं, गैरुलस हो गया, टॉकेटिव हो गया, प्रोलिक्स हो गया, इसके लिए वर्बोस बोल दो, वर्बोस भी ये होता है, प्रेटल भी यही होता है, प्रेटल। अभी तो बहुत सारे वर्ड बचे हुए हैं जो मैंने लिखाए थे, PRATTL, प्रेटल। ठीक है भाई, अब प्रोलिक्स में जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज करता हो स्पीकिंग के समय, ठीक है, वन हु स्पीक्स अ लॉट, वन हु यूजेस अ लॉट ऑफ वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, तो इसको हम बोलते हैं प्रोलिक्स, है नहीं। चैटर बॉक्स भी लिखाया था, गिब्रिस भी लिखाया था, गिब्रिस, एक वर्ड गिब्रिस भी लिखवा दिया था मैंने, गिब्रिस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत आता है पेपर में, गिब्रिस, या गैबी बोल सकते हो, गैबी। ठीक है भैया, तो ये अब देखिए प्रोलिक्स का ढूंढिए चारों ऑप्शन में। पहला देखिए यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, तो पहला ही है, डी किस पर चला गया, 1 पर चला गया भाई, डी देखो किस पर चला गया, 1 पर चला गया। ठीक है, तो डी चला गया 1 पर, तो डी चला गया भैया 1 पर। तो अब ढूंढते हैं ऑप्शंस में, तो देखिए यहाँ पर डी पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो ये गलत हो गया भैया। तो सी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, या तो आपका आंसर ए है या बी है। अब देखिए ए 4 पर है, दोनों ऑप्शन में ए 4 पर है, तो मतलब कंफर्म हो गया ए 4 पर है। प्रेगमेटिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए एक वर्ड होता है प्रेगमेटिक, तो प्रेगमेटिक से बना है प्रेगमेटिस्ट। ठीक है, तो देखिए प्रेगमेटिक माने होता है अगर कोई चीज प्रैक्टिकल है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम प्रेगमेटिक। अगर कोई चीज प्रैक्टिकल है तो वो कैसी है, प्रेगमेटिक है। और प्रेगमेटिस्ट माने होता है जो बंदा मतलब प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल बातों पर विश्वास करता है कि नहीं, प्रैक्टिकल। तो प्रेगमेटिस्ट हो गया कोई पर्सन, और प्रेगमेटिक हो गया मतलब एक तरीके से एडजेक्टिव, और ये नाउन हो गया। तो अ पर्सन कंसिडर्ड विद प्रैक्टिकल मैटर्स, है जो कंसर्न माने परवाह करता हो, विचार करता हो, डिस्कस करता हो, ये। ठीक है भैया, तो आपको समझना होगा कि प्रेगमेटिस्ट का मतलब होता है पर्सन कंसर्न विद प्रैक्टिकल मैटर्स। तो ए गया 4 पर, तो यहाँ पर भी ये 4 पर है, यहाँ पर भी ये 4 पर, बात पकड़ में नहीं आ रही है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर बात पकड़ में नहीं आ रही है। अब अगला वर्ड है प्रोमीथियन। प्रोमीथियन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोमीथियन बोलते हैं हम, ऐसे समझिए, प्रोमीथियन का मतलब होता है जो समुद्र होता है या सी होता है कि नहीं, जल होता है, बहुत बड़ा वाटर बॉडी होती है, उसमें जो धरती का पार्ट बाहर निकली आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोमीथियन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमीथियन। तो अगर कोई तुम्हारा बहुत बड़ा पानी का जलाशय है और उसमें कोई धरती का पार्ट ऊंचा है जो उसमें डूबा हुआ नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रोमीथियन। तो ये हो जाएगा, बी जाएगा 3 पर। तो देखिए बी 3 पर यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। आई होप ये आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, अब अगला दे रखा आपको बीक्विथ, इसको बोलते हैं मोरगेज, इंडोमेंट और लीज। ठीक है जी, तो अब आप इसका मतलब समझिए। देखो बीक्विथ का मतलब क्या होता है, बीक्विथ का मतलब होता है जब वसीयत में आपको कोई संपत्ति मतलब किसी के द्वारा, तुम्हारे बड़ों के द्वारा छोड़ दी जाती है तुम्हारे लिए, तो उसको हम बोलते हैं जब प्रॉपर्टी तुम्हें वसीयत में मिल जाती है। ठीक है, कोई तुम्हें बिल बनाते हैं, बिल का मतलब होता है वसीयत, वसीयत बनाकर दे देते हैं और आपके नाम वो कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बीक्विथ। तो मतलब वसीयत में मिली हुई जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं बीक्विथ। ठीक है भाई,
तो देखिए जो विल होता है ना, विल, ये विल हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मॉडल भी होता है, ठीक है। ये अपने बाद लेता है वर्ब की बेस फॉर्म, और जब आर्टिकल के बाद आएगा, किसके बाद आएगा, आर्टिकल के बाद विल, तो ये उस टाइम पर होता है नाउन, उस टाइम पे इसका मतलब होता है वसीयत, ठीक है, उसका मतलब वसीयत होता है। तो आर्टिकल के बाद अगर विल आ रहा है तो उसका मतलब वो वसीयत है। आपको समझ में आया विल का केस। अब बीक विथ का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी छोड़ दी वसीयत में। देखिए टू प्लीड प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, नहीं सिक्योरिटी के तौर पर थोड़ी छोड़ी है, टू लीव प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिशियरी वाया बिल, मतलब एक बिल के तरीके, मतलब कि बिल के माध्यम से आपको, बेनिफिशियरी का मतलब होता है वन हु रिसीव्स, रिसीव करने वाला है नहीं, इनहेरिट करने वाला, दैट पर्सन इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। अगर आपको बिल मिलता है कि नहीं, आपको वसीयत मिलती है, तो आप होंगे बेनिफिशियरी, मतलब कि आप उसका बेनिफिट लेने वाले हो, आप रिसीवर हो, आप लाभ लेने वाले हो, तो लाभ लेने वाले बंदे को बोलते हैं बेनिफिशियरी। ये बात आपको समझ में आई। तो ए चला जाएगा 2 पर, तो ए कहां पर चला जाएगा, ए चला जाएगा 2 पर। तो देख लीजिए 2 कहां कहां पर है, तो देखिए सी पर तो 3 है और डी पर भी 3 है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी। या तो मेरा आंसर ए है या मेरा आंसर बी है, ठीक है, क्योंकि ए पर 2 और बी पर 2, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब अगर मैं गौर से ऑप्शंस को डिकोड करूं, तो मैंने देखा डी पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि डी 3 पर गया। तो लो, काम आधा हो जाएगा ना आपका, क्योंकि आपका फिक्स हो गया, तो अब आपको डी वाली तो लड़ाई लड़नी नहीं है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो डी गया किस पर, 3 पर। डी कहां चला गया भाई, 3 पर चला गया। तो डी कहां पर चला गया, डी चला गया आपका 3 पर। तो अब यहां पर लड़ाई लड़नी है बी की, वो 4 पर जाएगा या वो 1 पर जाएगा, ये बात आपको समझनी है, ठीक है भाई। अब देखिए मोरगेज क्या होता है, इसमें टी साइलेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, और इंडोमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए मोरगेज का मतलब होता है टू प्लीड प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, मतलब कि गिरवी रख देना, एक तरीके से आप सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रख देते हैं, और आप क्या करते हैं, मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी है आपकी और आपको सख्त पैसों की जरूरत है और आपने उसको गिरवी रख दिया, दैट इज कॉल्ड मोरगेज। आइए आपको बात समझ में, आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है। बी कहां पर चला जाएगा, 1 पर चला जाएगा। टू प्लीड प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के तौर पर रख दी, मतलब कि अगर मैं आपका पैसा नहीं देता हूं तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, वो समय निश्चित कर लेते हैं। और इंडोमेंट कहां चला जाएगा, सी किस पर चला जाएगा, तो देखिए बी किस पर भेज दिया मैंने, 1 पर भेज दिया ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और सी चला जाएगा 4 पर। इसका मतलब होता है टू ग्रांट फंड्स फॉर रनिंग अ सोशली बेनिफिशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब इंडोमेंट का मतलब क्या होता है, इंडोमेंट का मतलब होता है अगर कोई तुमने सामाजिक संस्था चला रखी है तो उसके लिए जो फंड जमा करते हैं, तो ग्रांट फंड्स है नी, उस फंड को बोलते हैं इंडोमेंट। ये बात आपको समझ में आई। तो इंडोमेंट का मतलब होता है कि कोई सामाजिक संस्था है कि नहीं, और उसको आपने समाज के लिए चला रखा है, तो उसके लिए जो फंड इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडोमेंट। तो आई होप ये चारों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, और सामने चारों क्या लिखी हुई है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन से इनको लिंक करना है बढ़िया तरीके से, और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना है, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज क्या दे रखा है, इंसेंस्ड, इंसेंडियरी, इनकोशियस और इनकैंडेसेंट, ठीक है जी, इनकैंडेसेंट। अब हम इनको समझते हैं। पहले आप क्या करें करो, जो आपके पास चारों वर्ड हो गए ना, उन चारों वर्डों को अच्छे से पढ़े करो, और फिर देखे करो आपको कौन कौन सा वर्ड याद है, ठीक है जी। तो ये वाली बात, जैसे आपके सामने देखा इंसेंस्ड, तो इसका मतलब होता है आक्रोश, गुस्सा, क्रोध, ठीक है जी। अब इसको यहीं छोड़ दो, क्योंकि मेरे सामने इनकोशियस है, मैंने आपको कोशियस पढ़ा रखा। कोशियस माने क्या होता है, सतर्क। कोशियस का मतलब क्या होता है, सतर्क। जो सबसे आसान हो वहां से स्टार्ट करे करो। कोशियस का मतलब होता है सतर्क हो, है कि नहीं, जो अवेयर हो, जो सतर्क हो, केयरफुल हो, केयरफुल हो बंदा, ठीक है। जो माइंडफुल हो, अगर कोई बंदा माइंडफुल है तो मतलब वो केयरफुल है, वो बंदा सतर्क है, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल। इनकोशियस का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इनकोशियस का मतलब हो जाएगा जो बंदा सतर्क, जो बंदा सतर्क ना हो, इनकोशियस। इसको हम बोल देंगे जो बंदा केयरफुल ना हो, इसे हम बोलेंगे केयरलेस। क्या बोल देंगे, केयरलेस। ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब इनकोशियस को हम चारों डेफिनेशन में ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पहले में देखो इनकोशियस का मतलब कहीं दे नहीं रखा,
दूसरे ने रखा अनमाइंडफुल, तो यही आंसर है। आप बोलो कैसे कि माइंडफुल कौन होता है, जो सतर्क हो, कॉशियस हो। अनमाइंडफुल कौन हो जाएगा, जो सतर्क ना हो। और मैंने अनमाइंडफुल आपको अच्छे से पढ़ाया था पीछे। तो अनमाइंडफुल मतलब क्या होता है, अनमाइंडफुल अगर कोई बंदा है तो मतलब वो कैसा, अनअवेयर है नहीं। अनअवेयर का मतलब समझते हो, अनअवेयर का मतलब होता है इनकॉशियस है, वो सतर्क नहीं है। तो ये आप बात बोलोगे बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है जी। या आप चाहो तो पेज ले लो अगला। देखिए अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है। अगर कोई बंदा अनमाइंडफुल है तो इसका मतलब वो लापरवाह है, वो है केयरलेस, वो चीज़ों पर ध्यान नहीं रखता। या आप बोल सकते हो वो या आप बोल सकते हो उसको ओब्लिवियस। क्या बोल सकते हो, ओब्लिवियस। या आप बोल सकते हो इग्नोरेंट। जो बंदा इग्नोरेंट होता है वो भी क्या होता है, लापरवाह होता है, उसको चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, अनअवेयर होता है। वो अनमाइंडफुल होता है मतलब अनअवेयर होता है, अनअवेयर, ठीक है जी। जो अनअवेयर हो, लापरवाह हो, या आप बोल सकते हो जिसको जानकारी ना हो, तो उस बंदे को हम बोलते हैं। अब हम आते हैं पीछे, तो सी हमारा गया 2 पर। तो अब आपको ढूंढना है ऑप्शंस में। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन में रखा सी 1 पर, तो ये गलत हो जाएगा। सी 2 पर हो सकता है और सी 1 पर ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा उत्तर ए नहीं हो सकता और मेरा आंसर सी नहीं हो सकता, या तो बी होगा या होगा हमारा डी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैंने ए बताया आपको, इनसेंस। तो वर्ड क्या होता है, इनसेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, इनसेंस्ड करके दे रखा है इन्होंने। इसका मतलब होता है गुस्सा, आक्रोश। इसका मतलब क्या होता है, आक्रोश। इसका मतलब होता है आक्रोश, गुस्सा। तो इसको हम बोलते हैं इनरेज। क्या बोलते हैं, इनरेज। या हम बोलते हैं गुस्से को फ्यूरी, या हम उसको बोलते हैं फ्यूरी। फ्यूरी माने भी क्या होता है, गुस्सा होता है, ठीक है भैया। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ए किस पर गया, 4 पर गया। तो अब आप देखिए ए पर 4 कहां पर है, तो ए 4 यहां पर है और ए पे 4 यहां नहीं है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब देखिए बी कहां पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है। तो इंसेंडियरी होता है जो आग पकड़ ले, जो जल जाए, वो होता है इंसेंडियरी। तो ऑप्शन ए में देखिए बी 1 पर सही जा रहा है, जो डिजाइन हो टू कोज फायर्स, है कि नहीं, जो फायर का कारण बन जाए, जो जल जाए, जो फूक जाए, दैट इज कॉल्ड इंसेंडियरी, ठीक है भाई। जैसे कागज जो होता है, जो पेपर होता है, दैट इज इंसेंडियरी, मतलब कि वो आग पकड़ लेता है, ठीक भाई। अगला वर्ड क्या दे रखा है, डी देख लो, है कि नहीं, इनकॉशियस तो पढ़ लिया। डी, इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें से क्या होता है, लाइट निकलती हो, इनकैंडेसेंट, है कि नहीं। तो डी किस पर जाएगा, 3 पर। तो यहां पर देखिए डी 3 पर है। तो यहां पर देखिए गिविंग आउट लाइट व्हेन हीटेड, जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें से क्या निकलती हो, लाइट निकलती हो, दैट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंट। तो इनकैंडेसेंट माने होता है क्या निकलना, उस्मान, लाइट निकलना, जब वो हीटेड हो, जब वो गर्म हो। जैसे तारे आपने देखे, स्टार्स, वो गर्म होते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। जैसे सन है, वो बहुत ज्यादा हीटेड है तो उसमें से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, तो वो इनकैंडेसेंट है। तो इनकैंडेसेंट आपको समझ में आ गया, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड क्या है आपके सामने, अगला वर्ड है आपके सामने वर्नेकुलर, रेटोरिक, पार्लेंस, जार्गन। आपके सामने 4 दे रखे हैं वर्ड, और ये चारों वर्ड ही लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है भाई। अब मैंने आपको रेटोरिक पढ़ा दिया कई बार। तो रेटोरिक माने क्या होता है, एक ऐसा भाषण या एक ऐसी स्पीच जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, जो लोगों को अट्रैक्ट करे, परंतु उसमें दम ना हो कतई भी। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो उसमें प्रैक्टिकली कोई बात नहीं हो। जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पीच देते हैं, वो इंप्रेसिव स्पीच देते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, परंतु उनकी जो बातें होती हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करती हैं। तो उनकी स्पीच को बोलेंगे रेटोरिक। तो रेटोरिक होती है केवल इंप्रेसिव, है कि नहीं, वो काम नहीं करती। तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं रेटोरिक का मतलब होता है इंप्रेसिव, जो लोगों को अट्रैक्ट करती हो। तो पहला वर्ड पढ़िए, पहले लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, यही है जो लोगों को क्या कर ले, इन्फ्लुएंस कर ले, जो लोगों को अपनी तरफ खींच ले, तो उसको बोलते हैं रेटोरिक, ठीक है भैया। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो बी जाएगा आपका 1 पर, तो रेटोरिक हो जाएगा बी 1 पर। तो देखिए बी 1 पर कहां पर है, यहां पर नहीं है बी 1 पर, और यहां पर नहीं है बी 1 पर। तो बी 1 पर यहां पर भी है और यहां पर भी है, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है भैया। अब आती है बात वर्नेकुलर। तो वर्नेकुलर बहुत साधारण बात है। वर्नेकुलर का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज, जो साधारण लोग बोलते हैं। जैसे हम बात करें उत्तर भारत में वर्नेकुलर क्या है, तो आप बोलोगे हिंदी, क्योंकि सब क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं।
तो वर्नेकुलर होती है एक ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल साधारण लोगों के द्वारा बोली जाती है, जिसमें कोई क्रिप्टिक बात नहीं होती, कोई सीक्रेट बात नहीं होती, जिसमें कोई गुप्त बात नहीं होती। वर्नेकुलर होती है एक साधारण लैंग्वेज। जैसे आप साउथ में जाओगे तो वहाँ मलयालम बोलते हैं, ठीक है, तमिल बोलते हैं, तो वो वहाँ की वर्नेकुलर है। तो वर्नेकुलर होती है आम भाषा, जो आम बोलचाल वाली भाषा होती है, दैट इज कॉल्ड वर्नेकुलर। तो वर्नेकुलर अगर हम देखें तो ऑप्शन वर्नेकुलर ये तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दूसरा, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनकी जो भाषा होती है, दैट इज कॉल्ड वर्नेकुलर। तो ए आपका जाएगा 2 पर, ठीक है भाई, तो ए जाएगा 2 पर। तो ए 2 पर यहां पर है भैया, और ए 2 पर यहां पर है, और ये ऑप्शन पहले गलत हो चुका है 4 की वजह से, और ये ऑप्शन भी पहले गलत हो चुका है, और ये भी गलत हो चुका है। तो ए गया 2 पर, बी गया 1 पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, बी। आपको समझ में आ गया? मतलब अगर आपको रेटोरिक और वर्नेकुलर आता है, देन यू कैन फाइंड आउट आंसर इजीली ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात फंसती है पार्लेंस जार्गन। देखिए पार्लेंस और जार्गन का आपको अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो भी बात बन गई, ठीक है भाई, लेकिन हमें मीनिंग सबका सीखना है। तो देखिए जार्गन का मतलब क्या होता है, अगर कोई कम्युनिटी है, स्पेशल कम्युनिटी, और वो कोई लैंग्वेज बोलती है, अपनी अलग लैंग्वेज बोलती है, तो उसको हम बोलते हैं जार्गन, ठीक है। और पार्लेंस माने क्या होता है, पार्लेंस होती है जो ऐसे मानो कि कुछ पर्टिकुलर लोग मिलकर के बोलते हैं उस लैंग्वेज को। जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे हर देश की अपनी आर्मी होती है, उस आर्मी ने अपनी एक अलग लैंग्वेज बना ली जिससे वे कोडिंग में बात करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पार्लेंस। मतलब उसे बाहर का आदमी नहीं समझ पाएगा पार्लेंस को। और जार्गन क्या होती है, ये जार्गन लैंग्वेज बनाई नहीं गई है, ये विशेष कम्युनिटी की अब आपस में बातचीत करने के लिए होती है, जबकि पार्लेंस बातचीत करने के लिए नहीं होती, ये अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप जानकर भाषा बनाई जाती है। ये आर्मी बना लेती है देशों की, जैसे इंडिया की आर्मी ने कोई पार्लेंस बना ली, या बोल सकते हो चाइना की आर्मी ने बना ली। तो पार्लेंस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है और वो उस भाषा का यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्लेंस। आप बोलोगे बिल्कुल। और जार्गन क्या होती है, कोई कम्युनिटी बातचीत करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं, हम किस में बोलते हैं, तो हम हिंदी में बोलते हैं, बट ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है। बट अगर सपोज करो कि हम किसी आइलैंड पर गए और वहां के लोग जो है कोई अलग ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे जार्गन। वो उन्होंने खुद से बनाई है, परंतु वो इसलिए नहीं बनाई कि वो मैसेज को इंटरचेंज करें या ट्रांसफॉर्म करें, वो उन्होंने बातचीत करने के लिए ही डेवलप करी है भाषा, तो उसको हम बोलते हैं जार्गन। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखिए जार्गन जो होती है वो 3 पर जाएगी, लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती है, ठीक है, बट वो स्पेशलाइज्ड होती है, वो अलग लैंग्वेज होती है। और पार्लेंस का मतलब क्या होता है भैया, पार्लेंस का मतलब होता है जो लैंग्वेज यूज करी जाती है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक लोगों के पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा। जैसे आप समझो कि भारत में समझो अंबानी अडानी, इन्होंने अपनी कोई ऐसी लैंग्वेज बना ली कि वे आपस में उसी लैंग्वेज से बात करते हैं, और इस ग्रुप के जो बाहर बंदा खड़ा है उसको उस भाषा की पता ही नहीं पढ़ पाती, तो उसको हम बोलेंगे पार्लेंस। तो सी 4 पर जाएगा और डी 3 पर जाएगा। सी 4 पर जाएगा और डी किस पर जाएगा, 3 पर। तो लो ये मैं पहले ही बता चुका हूं आंसर आपको। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, इसको बोलेंगे इंटर्न साइन रिवोक एक्सोनरेट वेनिरेबल। तो ये वर्ड तो हमने पढ़ रखे हैं, क्लास में कंप्लीट कर रखे हैं। तो रिवोक का मतलब तो मैंने आपको कई बार लिखवा दिया रिवोक और रेब्यूक। तो रिवोक का मतलब क्या होता है, रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना, एनल कर देना, किसी नियम कानून को क्या कर देना, क्वेश कर देना, रिजेक्ट कर देना, टर्न डाउन कर देना, किसी नियम कानून को क्या कर देना, ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना। तो ये मैंने आपको करा रखा बढ़िया से, आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है जी। क्वेश कर देना, रिजेक्ट कर देना, स्पॉन कर देना, एनल कर देना, एब्रोगेट कर देना, निगेट कर देना, रिसेंड कर देना, रिपील कर देना, ये सारे वर्ड मैंने आपको लिखवा रखे हैं कई बार। अब चलते हैं हम ऑप्शंस की तरफ कि कैंसिल कहां पर है। देखिए, ऑफिशियल कैंसिलिंग द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है जी, किसी एग्रीमेंट की शक्ति को खत्म करने की जो पावर होती है, दैट इज कॉल्ड रिवोक। ऑफिशियली मतलब जैसे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया है कि नहीं, उन्होंने स्पीच दी तो वो ऑफिशियली खत्म कर दिया, ठीक है भाई, तो उसको हम बोलते हैं रिवोक, ठीक। तो बी जाएगा 1 पर, यही रिवोक का मीनिंग है। देखो यहाँ पर कोई कैंसिल वाला सीन नहीं है, और यहाँ पर भी कोई नहीं है सीन, और यहाँ पर भी कोई कैंसिल वाला सीन नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो भाई जो बी है वो किस पर चला गया, वो चला गया 1 पर। तो देखिए बी 1 पर यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी 1 पर है। तो मेरा जो आंसर होगा या तो वो ए होगा या वो डी होगा,
तो इतनी बात आपको समझ में आई, या तो ए होगा या डी होगा, सिंपल सी बात है। देखिए अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग भी पता है तो दो ऑप्शन खत्म। अगर आप अब तुक्का भी मारते हो तो वो जो फ्लूक होगा आपका वो 50% प्रोबेबिलिटी रखता है, 50%। इसका मतलब कि ज्यादा चांस है कि सही हो जाए। 4 में अगर मारोगे तुक्का तो 25% और 2 में मारोगे तो 50%। तो एक वर्ड भी अगर याद है तो काफी हद तक आप आंसर के करीब हो। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला वर्ड जिसे मैंने पकड़ लिया वेनिरेबल। मुझे वेनिरेबल दिख रहा है क्योंकि मैंने वेनिरेबल आपको पढ़ा दिया। वेनिरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल। तो वेनिरेबल का मतलब रिस्पेक्ट होता है, और रिस्पेक्ट मुझे साफ साफ दिख रही है, D4 पर गया। तो आप बोलोगे बिल्कुल, वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड दैट इज वेनिरेबल। जैसे आप बोल सकते हो रामायण इज वेनिरेबल, वो रिस्पेक्टेबल है, यानी रिस्पेक्टेड है, उसको सम्मान दिया जाता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो वेनिरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल। अब जैसे हम देखें डी गया 4 पर, तो D4 यहाँ पर है और D पर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये दोनों भी गलत, तो ये भी गलत। तो देखो कितने गलत हो गए भाई, 3 गलत हो गए, बचा कितना, 1। तो लो, आपको आंसर फाइंड आउट करना आ गया। तो आपने केवल 2 मीनिंग से आंसर निकाल दिया। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसको देखते हैं, ए गया 3 पर, तो इंटर साइन गया 3 पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि दो कम्युनिटी हैं, वो सेम कम्युनिटी है, मतलब ऐसा समझ सकते हो समान समुदाय है, एक ही समुदाय के लोग हैं और उनके बीच में कुछ मतलब घटना घटित हो रही है, या तो उनके बीच में लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरसाइन, मतलब आपस में ही कुछ ना कुछ करते रहना, तो उसको बोलते हैं इंटरसाइन, मतलब आपस में ही कुछ करना, भीतर भीतर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगला वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया। किसी को जब हम एक्सोनरेट कर देते हैं तो उसको फ्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, एक्सोनरेट कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, या एब्जॉल्व कर देना। ओहो, एब्जॉल्व कर देना, या आप बोल सकते हो एक्विट कर देना। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सोनरेट है नहीं, क्या कर देना, एक्विट कर देना। ठीक है भाई। तो देखिए एक्सोनरेट कर देना मतलब कि किसी व्यक्ति टू क्लियर समवन स्पेशली फ्रॉम अर्लियर एक्यूजन, जो अर्लियर एक्यूजन था उसके ऊपर, उससे उसको फ्री कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेशन। ओके भैया, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेशन। अब आप ये बात बताइए कि आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है कि नहीं। ओके, अगर आपको आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है ना तो इंग्लिश आपको ऐसी कर दूंगा, आपकी इंग्लिश खतरनाक। तो बस आप इस सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। ये मैराथन पूरी देखनी है आपको, और इसको तोड़ तोड़ कर देखो, तोड़ तोड़ कर देखो। 2 दिन में देखो, 3 दिन में देखो, 4 में देखो, 5 में देखो, 10 में देखो, सारी देखो, सारी को तारो, और सारी तारने के बाद उसको धीरे धीरे लर्न करो। लर्न करने का प्रयास करो, लर्न करोगे, मजा आएगा। ओके, ये तो खत्म हो गया भाई, अगला पेज। तो अगला वर्ड आ गया आपका ये, देखिए भैया, अब चलते हैं भैया हम यहाँ पर, एटोनमेंट, सैक्रिलीजी, क्लोबैक एंड बैंडवैगन। ठीक है, बैंडवैगन। तो अब इसको बढ़िया से पढ़ते हैं भैया। एटोनमेंट मैंने पढ़ा दिया आपको, ईमानदारी से बताओ पढ़ाया नहीं पढ़ाया। एटोनमेंट पढ़ा दिया, ये सब सीडीएस के क्वेश्चन है सारे, आप देखिए प्रीवियस ईयर देखिए, 26 का पेपर देखो जो फर्स्ट हो गया, 25 के देखो ठाक है, 24 के देखो, 23 के देखो, आपको सारे वर्ड करे हुए मिलेंगे A to Z जितने भी आ रहे हैं, कोई वर्ड छूटेगा नहीं बेहतरीन तरीके से। अगर कोई वर्ड छूट जाएगा तो आगे एक क्लास लेंगे बेहतरीन तरीके के, 8-10 घंटे की, खत्म वर्ड। ठीक है भाई, तो उसको बोलते हैं एटोनमेंट। एटोनमेंट नहीं बोलते उसको बोलते हैं मैराथन। ठीक है, उसको करो कंप्लीट, बढ़िया से करो। एटोनमेंट का मतलब समझिए आप, एटोनमेंट मैंने पढ़ा दिया आपको। एटोन माने होता है पछतावा। ठीक है, अगर आप ये क्लास नहीं करोगे तो आपको बहुत होगा पछतावा, क्योंकि इतना कंटेंट और पेपर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, भाई इससे ज्यादा और क्या ही बोलूँ मैं, बोलने वाला नहीं हूँ मैं, बस करने वाला हूँ। और मैंने पूरी मैराथन में कुछ बोला भी नहीं है, अब लास्ट फेज में चल रहे हैं। देन आई एम सेइंग कि भैया करो इसको बढ़िया। एटोन, एटोन का मतलब क्या होता है, पछतावा, रियू, या बोल दो रिपेंट, ये भी पछतावा है भैया, पछतावा ही पछतावा। या बोल दो रिग्रेट, किस चीज का क्या होना, पछतावा होना। आप बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया है यार, पछतावा। ठीक है, एटोन, यू, रिपेंट, रिग्रेट, ओके
ठीक है, पछतावा। अब चलते हैं आगे की तरफ। सैक्रिलीजी क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? तो पछतावा अगर हम देख भी तो लें यार, कहाँ पर है, तो पढ़ लेंगे अभी। सैक्रिलीजी माने क्या होता है, अपमान करना, ठीक है, क्या करना, अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड सैक्रिलीजी। आप बोलोगे ओके भैया, डिसरिस्पेक्ट करना, अपमान करना, तो सैक्रिलीजी का मतलब होता है अपमान करना, डिसरेस्पेक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं कंटामिनेट हो गया ये हो, इसके लिए प्रोफेन बोल सकते हैं, प्रोफेन। प्रोफेन माने भी क्या होता है, अपमान करना, या इसके लिए डेसिक्रेट भी मैंने लिख रखा है कि नहीं, डेसिक्रेट माने भी होता है अपमान करना, डेसिक्रेट। ब्लास्फेमी आपको याद ही है, ओके, कोई जरूरत नहीं है, ब्लास्फेमी नहीं बोलते, ब्लास्फेमी, पीएस साइलेंट है उसमें। सैक्रिलीजी होता है डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। अब देखो ये तो मुझे सामने दिख गया, होली प्लेस, धार्मिक वस्तुओं को कंटामिनेट करना, कंटामिनेटिंग है कि नहीं, तो B2 पर गया। लो ये खत्म, ये खत्म, B2 पर यहाँ पर है, B2 पर यहाँ पर है, ओके, लो भैया लो। अब ये कह रहा है A3 पर जाना चाहिए, A4 पर जाना चाहिए, ठीक है, यही तो बात पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो आंसर नहीं है अब आपके। अब ये कह रहा है A3 पर जाना चाहिए, A4 पर जाना चाहिए। अब पहले अटोनमेंट का मीनिंग मैंने बता दिया, पछतावा। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग, ये तो इसका तो मतलब नहीं है, मतलब कि किसी चीज में बहुत सारे लोगों का शामिल होना, तो इसमें पछतावा तो है ही नहीं, तो मतलब A3 पर तो नहीं जा रहा, कंफर्म हो गया भैया, A3 पर तो नहीं जा रहा, लो A3 पर नहीं जा रहा, तो B भी गलत हो गया, बचा C, मतलब 4 पर जा रहा है। तो इसका मतलब मेकिंग अमेंड्स और मिस्टेक, मतलब गलतियों को सुधारना है कि नहीं, मेकिंग अमेंड्स। अब गलतियों को सुधारत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका मतलब अटोनमेंट का मतलब हो गया भैया पछतावा, अटोनमेंट करना। अब तो अमेंडमेंट करते रहो गलतियों पर, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये C4 पर गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, आप बोलोगे ठीक है। अब आते हैं C कहां पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, तो और आपका जो D है वो जा रहा है 3 पर। तो देखिए बैंड वैगन का मतलब होता है सपोर्ट करना। अगर आप किसी को बैंड वैगन देते हो तो आप उसको सपोर्ट देते हो, क्या देते हो, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब समर्थन, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग, मतलब कि अगर किसी चीज पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो मतलब वे सारे समर्थन में है, वो एक यूनिट में है, वो आपको समर्थन दे रहे हैं, यूनिट में है, ठीक है भैया, आप बोलोगे बिल्कुल। अब किलोबैक का मतलब क्या होता है, दैट इज अगर रिट्राइविंग मनी, मतलब किलोबैक का मतलब होता है उधार वापस लेना। देखो किलोबैक ऐसा समझ लो जो बैक ले रहा हो, बैक का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी ने पैसे दिए उधार और फिर वो वापस ले रहा है आपसे, दैट इज कॉल्ड किलोबैक। तो C किस पर चला गया, 1 पर चला गया, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड आपको दे रखा है फिलोनी, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, क्राइम, इसका मतलब होता है क्राइम, ठीक है जी। फिलोनी का मतलब क्या होता है, सीरियस क्राइम, इसका मतलब होता है क्राइम से, अगर आपने कोई फिलोनी मतलब क्राइम कर दिया, ठीक भाई। तो ये बात तो आपको पता ही है, ठीक, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप पहले चारों वर्ड पढ़ा करो, चारों वर्ड देखो आपको कौन कौन सा आता है। जैसे शैग्रिन मैंने आपको पढ़ा दिया, शैग्रिन माने क्या होता है, निराशा, शैग्रिन, इसको बोलते हैं शैग्रिन, बोलो शैग्रिन। तो शैग्रिन माने होती है निराशा। इसके साथ मैंने आपको लिखाया था लाइपीमेनिया, ठीक है भाई, और एक मैंने पढ़ाया था प्लेंटिव, ओके, निराशा। लुगुब्रियस बोल सकते हो, तमाम वर्ड करा दिए भाई निराशा के, यानी गिलम बोल सकते हो, ग्लूमी बोल सकते हो, डाउनकास्ट, डेस्पोंडेंट, डिस्कंसोलेट, पोइग्नेंट, ये सब वर्ड मैंने आपको लिखा दिए। तो शैग्रिन माने होती है निराशा, हताशा, तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब अगर हम देखें तो C निराशा हो गया, और फिलोनी माने हो गया क्राइम। तो क्राइम किस पर गया भाई, A गया 3 पर। तो देखिए A3 पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, आप बोलोगे बिल्कुल। अब हम चलते हैं शैग्रिन की तरफ, C पर। अब देखिए C यहाँ पर जा रहा है 4 पर और यहाँ पर जा रहा है 2 पर, तो पढ़ लो, 4 पर भेज दो और 2 पर, तो 2 पर लिख रहा है टू रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल, तो ये तो इसका मतलब नहीं है, मतलब कि किसी खोए हुए या चुरे हुए आर्टिकल को लौटाना, इसका मतलब ये कतई नहीं होता, आप बोलोगे कतई, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 पर जाएगा। तो शैग्रिन माने निराशा होती है, तो डिस्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन। आपको एक बात बताऊं, ऑन अकाउंट ऑफ एक क्या है, आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्या है,
प्रीपोजिशनल फ्रेज, या आप बोल सकते हो ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब क्या होता है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। जैसे आज मैं स्कूल नहीं गया बिकॉज ऑफ रेनिंग, बारिश के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ रेनिंग, बारिश के कारण। ओके, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो शैग्रिन माने होता है निराशा, तो निराशा जाएगा यहाँ पर। डिस्ट्रेस माने कि आप तनाव में हो, आप निराश हो, डिस्ट्रेस्ड हो। ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन के कारण मतलब कि अपमान के कारण, आपका अपमान हुआ है इसीलिए आप तनाव में हो। तो आप समझ में आ गई बात। तो आप बोलोगे भैया सी किस पे गया, 4 पे गया, तो लो सी 4 पर गया, तो सी 4 पर यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन हो गया आपका सी। आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब चलते हैं, बी जा रहा है 2 पर और डी जा रहा है 1 पर, तो डी को पकड़ लो। डायट्राइब, तो डायट्राइब माने होती है आलोचना। क्या होती है डायट्राइब? आलोचना। आप किसी की आलोचना जब करते हो दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। तो डी जा रहा है 1 पर, पढ़कर देखो डी। तो अ लॉन्ग रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, है नहीं, अ लॉन्ग रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। क्रिटिसिज्म माने क्या होती है? आलोचना। ठीक है भाई। अब अगला वर्ड है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रेस्टिट्यूट करना। इसका मतलब होता है दोबारा से सही करना। सही है, किसी चीज को सही कर देना, जो चीज बिगड़ गई हो। जैसे आपकी कोई चीज खो गई, आपको दोबारा मिल गई, तो रेस्टिट्यूट हो गया, मतलब भरपाई हो गई। तो रेस्टिट्यूशन होता है भरपाई। तो रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल, तो ये बी 2 पर चला जाएगा। बट आप रेस्टिट्यूशन का मतलब देखो, स्टोर करना या रिस्टोर करना। रिस्टोर मतलब क्या होता है? किसी चीज को सही करना। रिस्टोर करने का मतलब होता है रेस्टिट्यूट। रेस्टिट्यूट, तो रेस्टिट्यूट समझ में आ गया। रेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिस्टोर करना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी चला जाएगा 2 पर। अब वो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, ये है। तो देखिए, अगर हम इसको देखें गौर से, इस आपके सामने क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है रेंगल, वैकी, कोडेक्स, पोस्ट स्क्रिप्ट। अब देखो चारों वर्ड को अच्छे समझते हैं। रेंगल का मतलब होता है झगड़ा। अगर 2 व्यक्तियों के बीच में रेंगल हो गया तो मतलब झगड़ा हो गया। ठीक है, बेमतलब का झगड़ा बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेंगल। बहस हो जाना, है कि नहीं? ऐसी सिचुएशन बन जाना जिसमें कोई मतलब कि दिख ही ना रहा हो, बेमतलब का झगड़ा हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, ऑल्टरकेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेंगल। रेंगल माने होता है क्वेरल। तो रेंगल का मतलब क्या होता है? क्वेरल। इसको हम बोलते हैं रेंगल। तो रेंगल का मतलब क्या होता है? क्वेरल। रेंगल का मतलब होता है क्वेरल, तो इसका मतलब होता है झगड़ा। ठीक है जी। तो ए आपका जाएगा झगड़े पर। तो झगड़ा ये रहा, देखो 3 पर लिख रहा, कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट। जो प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबी खिंची हुई और कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट हो, दैट इज रेंगल। तो ये होता है रेंगल। ये बात आपको समझ में आई? आपने बोला ठीक है। तो ए गया 3 पर, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो अब या तो ये आपका आंसर होगा या ये होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। अब वैकी माने क्या होता है? वैकी माने होता है मनोरंजक बट अजीब सा। जैसे आप 4 दोस्तों में खड़े हो और कोई मनोरंजक से कोई चुटकुले छोड़ दे, तो वैकी। वैकी मतलब होता है एम्यूजिंग, मनोरंजक, है ना, हंसाने वाले, तो उनको हम बोलते हैं वैकी। तो ए गया 2 पर, तो ए गया 2 पर, सॉरी बी गया 2 पर, तो बी गया 2 पर, तो आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए, कोडेक्स माने क्या होता है? एन एंशिएंट टेक्स्ट। तो मतलब आप देखिए, जब आप सिंधु सभ्यता को देखते हैं तो वहां प्राचीन हस्तलिपि मिलती है ना, तो उनको कोडेक्स बोलते हैं। जो कोडेक्स बना है, देखो ये वर्ड बना कोडिंग से, कोड से, कोडिंग, कोड से, है कि नहीं? तो जो जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो वहां पर क्या आपको दिखते हैं? बहुत सारे कोडेक्स मिलते हैं, है कि नहीं? फिर हम उनको डिकोड करते हैं, उनको पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो कोडेक्स माने होता है एन एंशिएंट टेक्स्ट, जो प्राचीन टेक्स्ट होता है, प्राचीन हस्तलिपि होती है या लिखा हुआ होता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो उनको ही कोडेक्स बोलते हैं। ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? जैसे आप ये समझो, किसी को आपने लेटर लिखा, क्या लिखा? लेटर लिख दिया, और लेटर के नीचे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और जोड़ दी एक्स्ट्रा, तो उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। मतलब एक इंफॉर्मेशन जो लेटर के बाद में जोड़ दी जाती है, एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडिड टू द मेन टेक्स्ट। जो मेन टेक्स्ट है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, डी चला जाएगा 1 पर, तो डी चला गया 1 पर। तो चारों मीनिंग मतलब समझ में आ गए। रेंगल माने झगड़ा, वैकी माने एम्यूजिंग, कोडेक्स माने एंशिएंट टेक्स्ट, और पोस्ट स्क्रिप्ट माने होता है जो मेन टेक्स्ट होता है, जो मेन कॉपी होती है, जो मेन लेटर होता है, उसके बाद में जोड़ा गया एडिशनल पेज या जोड़ा गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट।
अगला वर्ड दे रखा है इन्वेटरेट, अगला वर्ड क्या दे रखा, इन्वेटरेट, अगला वर्ड है आपके सामने इन्वेटरेट। ठीक है भैया, अब चलते हैं हम इस वर्ड की तरफ। पहला वर्ड है इन्वेटरेट। इन्वेटरेट माने होता है किस चीज की हैबिट होना, हैबिचुअल होने किस चीज का। ओके। सैंक्फ्रॉइड माने होती है दिमाग की शांति, है कि नहीं, इसका मतलब होता है दिमाग की शांति। अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है कि नहीं, आपसे आगे कोई लड़ रहा है, सिर मार रहा है और आप फिर भी शांत हैं, आप किसी मुसीबत में फंस गए आप फिर भी शांत हैं, तो उसे बोलते हैं सैंक्फ्रॉइड। आप एक बात बताइए ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो सैंक्फ्रॉइड है, तो आप बोलोगे महेंद्र सिंह धोनी इज अ सैंक्फ्रॉइड पर्सन, वो एक दिमागी शांति आदमी है। जब वो आदमी कप्तान था इंडिया टीम का, व्हेन दैट पर्सन वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, दैट वाज सैंक्फ्रॉइड कैप्टन। तो वो कैसा व्यक्ति था, सैंक्फ्रॉइड था। सैंक्फ्रॉइड का मतलब समझते हो, जो मतलब शांत होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काम रहने की मतलब उसमें एबिलिटी होती है, तो उसको बोलते हैं। देखिए सैंक्फ्रॉइड पहुंच गए 3 पर, है कि नहीं, कैसे बोलोगे आप, एबिलिटी टू स्टे काम, मतलब कि शांत रहने की एबिलिटी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड सैंक्फ्रॉइड। आपको आगे समझ में सैंक्फ्रॉइड। तो भैया सैंक्फ्रॉइड बी गया 3 पर, तो बी देखो 3 पर यहाँ नहीं है, बी 3 पर यहाँ नहीं है, तो या तो उत्तर आपका यहाँ फंस गया या आपका यहाँ फंस गया। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अब देखो सी 2 पर है, सी 2 पर है, ये कंफर्म कर दिया। तो सी 2 पर है। ओरेसी मतलब क्या होता है, ओरेसी का मतलब होता है ओरेटर, जो अच्छा बोलता हो। ओरेसी एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच, जो स्पीच में अच्छा बोलता हो, यानी ओरेटर से बना ओरेसी, जिसमें बोलने की कला हो, एबिलिटी हो। जैसे हमारे मोदी जी में ओरेसी है, वे बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ओरेसी का मतलब होता है बोलने की कला, है कि नहीं, एबिलिटी हो किसकी, वेल इन स्पीच, एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से। ठीक है भाई, तो सी भाई 2 पर गया, भाई सी 2 पर गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है भाई, अब बात आ गई यहाँ पर। देखिए इन्वेटरेट का मतलब क्या होता है, इन्वेटरेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज की हैबिट होना, आदत होना। ये मैंने करा दिया आपको क्लास की स्टार्टिंग में। इन्वेटरेट माने होता है किसी चीज की हैबिट होना, हैबिचुअल होना, यूज्ड टू होना। तो उसको हम बोलते हैं समथिंग दैट ऑलवेज हैपन, जो हमेशा हो रही है, दैट इज कॉल्ड इन्वेटरेट। ओके। इंटरमेंट माने क्या होता है, दबा देना भैया, बुरिंग द डेड, यानी मृत को दबा देना, दैट इज इंटरमेंट। इंटरमेंट माने होता है दबा देना, इंटरमेंट बोलो, इंटरमेंट। इंटरमेंट माने होता है बुरिंग द डेड, कोई डेड है, मृत व्यक्ति है, तो उसको दबा देना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरमेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई भैया। तो भाई ये 1 पर ही चला गया और ये 4 पर ही चला गया, तो ये भैया आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है। अब आ गया अगला प्रश्न। ठीक है भाई, एक्स ग्रेशिया। तो एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडेमनिटी, मुआवजा, भरपाई, है कि नहीं, जो भरपाई होती है। जैसे आप समझो कि आपको क्या मतलब फसल आपकी खराब हो गई, तो गवर्नमेंट आपको उसका मुआवजा दे देती है ना, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी, है नहीं, क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी, या बोल सकते हो कंपनसेशन। कंपनसेशन, तो कंपनसेशन जो होता है, कंपनसेट करना, दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी, कंपनसेशन। ठीक है भाई। ऑप्शन ए दे रखा है एक्स ग्रेशिया। तो अगर आप देखो गौर से दूसरे की तरफ, समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री, मतलब जो फ्री के लिए करा जाता है, जो फ्री मिलता है, दैट इज एक्स ग्रेशिया, है कि नहीं, तो वो एक्स ग्रेशिया होता है जो फ्री मिलता है। तो ए गया 2 पर, लो भैया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दोनों गलत, ए गया 2 पर। अब आते हैं भैया आगे की तरफ, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट माने क्या होता है, लोकस स्टैंडी और शिवमोटो। देखिए शिवमोटो जो है ये थोड़े से अजीब वर्ड है, इनको समझो, ये फॉरेन वर्ड बोलते हैं इन्हें, फॉरेन वर्ड। ठीक है, शिवमोटो, SUOMOTO, शिवमोटो, क्या बोलोगे, SUOMOTO, शिवमोटो। तो शिवमोटो माने क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है ऑन हिज ओन मोशन, है कि नहीं, अपने ऊपर, तो इसे बोलते हैं खुद से। ठीक है, अपने ऊपर निर्भर करना, दैट इज ऑन हिज ओन मोशन। अगर आपका शिवमोटो है तो आप स्टडी करो, आपका शिवमोटो नहीं है तो आप मत करो, है कि नहीं, इसको बोलते हैं अपने ऊपर होना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शिवमोटो। तो बी जाएगा 3 पर, तो बी 3 पर यही है बस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सी का मतलब होता है अरेंजमेंट, आरोप लगाना। तो अरेंजमेंट, आरोप लगाना क्या होता है भैया, तो स्टेट द चार्ज, चार्ज लगा इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया था ना, एक्यूज करना, आरेन करना, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, आरेन करना, आरोप लगाना, आप बोलोगे पढ़ा दिया। अगला वर्ड आता है लोकस स्टैंडी। इसका मतलब क्या होता है, लोकस स्टैंडी, इसका मतलब होता है को एक्शन लेने की जो पावर होती है। ठीक है, एक्शन लेने की शक्ति। तो द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, यानी एक्शन लेने की एबिलिटी, एक्शन लेने की राइट, अधिकार। जैसे आप बोल सकते हो कि जो हमारा कोर्ट होता है ना,
वो एक्शन लेता है तो उसके पास लोकस स्टैंडी होती है, मतलब कि उसके पास पावर होती है। ठीक है भाई। अगला वर्ड इसे बोलते हैं फिए एकम्पली। क्या बोलते हैं भाई? फिए एकम्पली। तो फिए एकम्पली, ठीक है भाई, फिए एकम्पली। तो फिए एकम्पली का मतलब क्या होता है? एक है हेडोनिज्म, अभी पढ़ाया मैंने आपको। हेडोनिज्म का मतलब होता है प्लेजर सीकर, जो प्लेजर लेता हो। ठीक है भाई। अब प्लेजर ढूंढो कहां पर है प्लेजर, ये रहा चौथे क्वेश्चन में। तो इसको बोलते हैं हेडोनिज्म। अगर कोई बंदा हेडोनिस्ट है तो मतलब वो प्लेजर सीकर है। अगर कोई हेडोनिज्म का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस। हेडोनिज्म का मतलब क्या होता है? एक मतलब ये मतलब किसी बंदे की क्या होती है, नेचर होती है हेडोनिज्म। मतलब कोई बंदा अगर लाइफ में प्लेजर चाहता, ओनली प्लेजर, दैट पर्सन लाइक्स ओनली प्लेजर, दैट पर्सन इज हेडोनिस्ट एंड दैट नेचर इज हेडोनिज्म। ओके। तो बी गया 4 पर। तो अब आप देख लो बी 4 पर कहां पर है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है? आप बोलोगे बिल्कुल। अगला वर्ड दे रखा होप लार्की। तो होप लार्की क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है? होप लार्की का मतलब क्या होता है? होप लार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। देखिए जहां पर भी ये आर की वर्ड आता है ना, ये वाला, या क्रेसी वर्ड आता है, उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट होता है। जहां पर क्या वर्ड आता है आर की या क्रेसी, उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो होप लार्की माने क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो मिलिट्री के द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए गवर्नमेंट बाई मिलिट्री, गवर्नमेंट बाई मॉब्स, तो ये वाली हो जाएगी, सी गया 2 पर। तो होप लार्की का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटोक्रेसी। इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्ट्रेटोक्रेसी, है कि नहीं? तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। तो होप लार्की, तो होप लार्की का मतलब होता है स्ट्रेटोक्रेसी, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको मिलिट्री चलाती हो। तो सी किस पर चला जाएगा? 2 पर। सी यहाँ पर चला गया और 4 ये गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। ठीक। तो ए पर गया 1। तो देखो इसे बोलते हैं फीए अकम्पली। फीए अकम्पली माने क्या होता है? देखो समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विद नो ऑप्शन टू डिनाई। मतलब कोई ऐसी चीज जो पहले ही जिसका निर्णय ले लिया गया हो, अब आप उसको मने नहीं कर सकते, दैट इज फीए अकम्पली। उसको बोलते हैं फीए अकम्पली। बोलिए फीए अकम्पली। तो फीए अकम्पली क्या होता है? समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विद नो ऑप्शन टू डिनाई, दैट इज फीए अकम्पली। अब आता है, इसे बोलते हैं ओक्लोक्रेसी। तो ओक्लोक्रेसी क्या होती है? दैट इज द गवर्नमेंट जो रन की जाती है मतलब मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा। तो उसको हम बोलते हैं ओक्लोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द मॉब। जैसा आपने देखा हो अभी कुछ समय पहले नेपाल में क्या हो गया था, आंदोलन हो गया था। वहां की जो सत्ता थी केपी शर्मा ओली की, उखाड़ फेंकी। तो फिर वहां पे कुछ समय के लिए जनता ही बन गई राजा, जनता ने ही अपना बना लिया तंत्र। तो उसको हम बोलते हैं ओक्लोक्रेसी। अब आप बोलोगे डेमोक्रेसी क्या होता है फिर? तो डेमोक्रेसी भी जनता के द्वारा ही चलती है, बट ये चलती है शांतिपूर्वक। और ओक्लोक्रेसी होती है जो एक मॉब का मतलब होता है जो गुस्साई भीड़ होती है उसके द्वारा चलाई जाती है गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो ओक्लोक्रेसी माने होता है मॉब के द्वारा गवर्नमेंट, मतलब उकसाई हुई भीड़ के द्वारा चलाई गई सरकार। और डेमोक्रेसी होता है जो शांत लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार। और होप लार्की क्या होती है? होप लार्की होती है गवर्नमेंट जो मिलिट्री के द्वारा चलाई जाए। ओके। और फी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? अगर आप मनाना कर सको, हर चीज पहले से डिसाइड हो। ठीक है। अगला वर्ड है नैदिर। इसको समझते हैं। नैदिर का मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट। जो आपकी लाइफ में लोएस्ट पॉइंट है नैदिर है। तो देखो 1 या 3 पर, सिंपल पकड़ो। 1 या कहां पर? 3 पर गया। तो 1 या किस पर? 3 पर। तो दैट इज नैदिर। तो ए 3 पर गया, अब पकड़ लो भैया, 1 या 3 पर। तो 2 खत्म, 2 खत्म, 1 या 3 पर। देखिए अब आते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब होता है चलना, वॉकिंग, वॉक करने की एबिलिटी, दैट इज एम्बल। एम्बल मतलब होता है चलना और एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा। ठीक है भैया। एम्पल मतलब प्रचुर और एम्बल मतलब मोबाइल। मोबाइल का मतलब भी क्या होता है? मूव करना, चलना। मोबाइल का मतलब ये यहाँ पर वर्ब में है। ठीक है भैया। एम्बल वॉकिंग स्लोली। ठीक है भाई। ओके, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गई ये बात। ठीक है। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे कहाँ पर? सी गया 1 पर। तो देखिए सी यहाँ पर 4 पर है और तो ये तो गलत है। सी 1 पर यहाँ पर है और सी 4 पर है यहाँ पर भी, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। और ए पर है 3, तो नैदर माने लोएस्ट पॉइंट। ओके। बी पर है आपका 4, तो रैप्सडी क्या होता है? रैप्सडी। तो ये गया 4 पर। रिटर्न और स्पोकन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, मतलब प्रशंसा करना। और रैप्सडी का मतलब प्रशंसा भी होता है और खुशी भी होता है, हैप्पीनेस भी बोल सकते हो आप इसके लिए, है कि नहीं? मतलब रैप्सडी माने होती है हैप्पीनेस भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रशंसा के सेंस में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। ओके। और पिटेंस माने होता है कम मात्रा में, जो बहुत कम हो, है नहीं? मी एगर,
मॉडिकम दैट इज पिटेंस। तो पिटेंस का मतलब क्या होता है भैया, पिटेंस का मतलब होता है कम मात्रा, दैट इज पिटेंस। तो ये आप समझ सकते हो। तो डी चला गया 2 पर, डी चला गया 2 पर। ओके भाई, आप बोलोगे ठीक है भैया, ठीक है नहीं, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल, आप बोलोगे बिल्कुल। अगला वर्ड दे रखा है डैम्प स्किप। डैम्प स्किप माने होता है फेलियर, निराशा, हताशा। जब आप एफर्ट मारो और उसका रिजल्ट हो डैम्प स्किप, तो मतलब डैम्प स्किप माने होता है फेलियर मिल गया आपको, मतलब आपको इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं मिले। आप बोलोगे ठीक है। एक्सेप्ट माने क्या होता है, एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्ट मतलब होता है कहाँ गया, ये रहा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट बोल सकते हो। जैसे आपके पास कोई मूवी है, आपने उसकी क्लिप को काट लिया, तो वो छोटी क्लिप हो गई, तो उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है बाहर निकाल लेना या एक्सेप्ट कर लेना, कोई किसी चीज का छोटा पार्ट बाहर निकाल लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट। कोई फिल्म हो, कोई टेक्स्ट हो, म्यूजिकल पार्ट हो, मतलब कोई भी चीज हो, यानी उसको बाहर निकालना, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। स्मॉल पार्ट किसी चीज, मतलब किसी चीज का निकला हुआ भाग जाए, कोई फिल्म है उसकी छोटी क्लिप है, तो उस क्लिप को बोलेंगे एक्सेप्ट। ठीक है भाई, आप बोलोगे ठीक है भाई, ठीक है। तो एक्सेप्ट, तो ये तो सीधा यहाँ दिख गया, स्मॉल पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टेक्स्ट फिल्म म्यूजिकल पीस। आप बोलोगे भैया बढ़िया बढ़िया, ये तो पल्ले पड़ गई बात, ठीक है भाई। तो एक्सेप्ट सी बी गया किस पर, 4 पर, तो बी गया 4 पर, तो बी गया 4 पर, ये गलत, ये गलत, तो या तो उत्तर ये है या उत्तर ये है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक भाई। अब बात आती है डैम्प स्किप। डैम्प स्किप देख लो, इसका मतलब होता है फेलियर। आप बोलोगे हाँ जी, इसका मतलब फेलियर होता है। तो देखिए फेलियर, देखिए यहाँ पर समथिंग दैट कोज अ ग्रेट ट्रबल, नहीं ये तो नहीं है, फेलियर ट्रबल थोड़ी ना होती है। सिचुएशन इवेंट दैट आर लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, जितना आपने सोचा उससे कम इंप्रेसिव है, मतलब आपने सोचा कि आप कितने नंबर आएंगे और वे आए कम, तो वो डैम्प स्किप है कि नहीं। तो ये ए गया 3 पर, तो ए गया 3 पर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। सी देखो 1 पर गया रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रम का मतलब होता है जो पोडियम, पोडियम होता है, पोडियम का मतलब समझते हो, पोडियम जहां पर भाषण देते हैं उसे बोलते हैं पोडियम, ठीक है, पोडियम, PODIUM, तो उसको बोलते हैं पोडियम। स्मॉल रेस्ड प्लेटफॉर्म ऑन अ स्टेज, जहां से भाषण देते हैं। और स्कर्ट माने क्या होता है, पनिशमेंट या होता है प्रतिफल। तो समथिंग दैट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, मतलब जिससे हमें ग्रेट डील ऑफ ट्रबल मतलब होता है कि हमें क्या मुसीबत झेलनी पड़ गई हो, तो उसे बोलते हैं स्कर्ट। इसका मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल मतलब विपरीत फल मिलना। अब आ गया अगला वर्ड इंशू, IN, इंशो, इसे बोलते हैं इंशो, इंशो, इंशो। तो इंशो का मतलब क्या होता है, मोरास का मतलब क्या होता है, इम्ब्रोग्लियो का मतलब क्या होता है, पोर्टपोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इम्ब्रोग्लियो पढ़ा दिया मैंने आपको, आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा दिया भैया। इम्ब्रोग्लियो पढ़ा नहीं पढ़ा, आप बोलोगे पढ़ लिया। तो इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है डिफिकल्टी, है नहीं, डिफिकल्टी, सही है, डिफिकल्टी होती है। आप बोलोगे बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स थिंग, प्लाइट है कि नहीं, डायलीमा, जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, कॉम्प्लेक्स हो, आप बोलोगे बिल्कुल। तो इम्ब्रोग्लियो मुझे दिख गया भाई, सी गया 2 पर, सी किस पर गया 2 पर, सी गया 2 पर, तो यहाँ पर खत्म हो गया और यहाँ पर खत्म हो गया। तो सी 2 पर यहाँ पे, यहाँ पे, तो मतलब मेरा ए नहीं हो सकता, मेरा डी नहीं हो सकता, या तो मेरा उत्तर बी है या मेरा सी है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ओके। अब बात आती है मोरास, या बोल लो इंशो माने भी क्या होता है। तो इंशो माने होता है रिजल्ट के रूप में आना, है कि नहीं, रिजल्ट मतलब समझ लो, जो रिजल्ट आता है, जो आपका फल आता है उसके रूप में, तो उसे बोलते हैं इंशो। तो ये होता है टू हैपन एज अ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के रूप में आना, तो दैट इज कॉल्ड इंशो। तो ये ए का हो जाएगा भाई आपका 4, ए का 4 यहाँ पर है, तो ये होगा, ए का 3 है, ये भी गलत हो गया। मोरास का मतलब होता है जो कीचड़ होती है, दलदल होती है, दैट इज मोरास। इसे बोलते हैं मडी ग्राउंड, क्या बोलते हैं, मडी ग्राउंड, ठीक है। और पोर्टपोरी का मतलब होता है मिक्सचर, इसका मतलब होता है अमलगमेशन। पोर्टपोरी का मतलब क्या होता है, अमलगामेशन। तो अमलगामेट माने मिक्सचर। तो पोर्टपोरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, दैट इज पोर्टपोरी। तो डी गया 4 पर, डी गया 3 पर, सॉरी, डी गया 3 पर, ठीक है भाई। तो आपका आंसर मिल गया आपको सी। तो हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अब क्या दे रखा, इसको बोलेंगे हम मेलवर्सेशन, कोनंड्रम, इंसिसेंट और मुलेक्ट, तो म्यूलेक्ट। तो ये चारों वर्ड आपको देखने हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना, यानी कन्वर्सेशन करना, ठीक है। किसी से अच्छे से जब आप कन्वर्सेशन करते हो तो आप उसके प्रति अच्छा व्यवहार दिखाते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। आपने कही बिल्कुल। और मेलवर्सेशन मतलब क्या होता है, मेलवर्सेशन का मतलब होता है जो क्या होते हैं, आपने किसी से चर्चा करी, कोई बात करी, कोई चीज करी, परंतु आपका व्यवहार अच्छा नहीं है,
तो कन्वर्सेशन और मेलवर्सेशन का मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार। कन्वर्सेशन का मतलब होता है अच्छे व्यवहार से बात करना, और मेलवर्सेशन का मतलब होता है अच्छे व्यवहार से बात नहीं करना। आप बोलोगे ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। तो अब देखिए, अब ये क्या है, कॉनंड्रम क्या होती है, पहेली जो कंफ्यूज कर दे, है कि नहीं, जो दिमाग को एकदम पजल्ड कर दे, नॉन प्लस्ड कर दे, उसको बोलते हैं कॉनंड्रम। इसे रिडल पहेली भी बोल सकते हो, या इसको पजल बोल सकते हो, ठीक है, जो चीज पजल्ड हो, ठीक है। तो मैं बी पर देख रहा हूँ, तो बी पर मुझे 2 दिख गया डार्क, जो कंफ्यूजिंग हो, है कि नहीं, तो बी चला गया 2 पर। अब देखिए बी 2 पर यहाँ पर है, बी 2 पर यहाँ पर है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत, यहाँ पर 2 पर नहीं है। ठीक भाई, आपने बोला ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब जब हमने देखा इंसिसेंट, इंसिसेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, जो चीज लगातार चल रही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखिए इंसिसेंट सी चला गया 1 पर, तो लगातार, कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूइंग विदाउट अ ब्रेक, जो बिना ब्रेक के चल रही हो, ठीक है। अब सी पर 1 यहाँ पर भी है, और सी पर 1 यहाँ पर भी है, ये बात हम अब यहाँ पर हम गए फंस, ठीक है भाई। तो हमने देखा, और आगे चलते हैं। अब हमने देखा भाई बचा ए, मेलवर्सेशन। तो ये तो मैंने आपको बताया, मेलवर्सेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप मेलवर्सेशन है आपका, तो इसका मतलब आपका बिहेवियर कैसा, करप्ट है। तो ए चला गया आपका 4 पर, ए कहाँ चला गया 4 पर, तो ये आ गया भाई, ये 4 पर, तो ए आ गया 4 पर, तो ए आ गया 4 पर, तो ये आ गया आंसर। और डी चला गया 3 पर, तो मतलब इसका क्या होता है, मिलेक्ट माने क्या होता है, आपने जो है टैक्सेस के रूप में क्या ले ली, मनी ले ली, ठीक है। ये लीगल होता है, लीगल। जैसे आपने देखा हो कि आप जाते हो ना, टैक्स देते हो रास्ते में, जब आप किसी गाड़ी से जाते हो, कहीं भी जाते हो टोल पर, तो दैट इज कॉल्ड मिलेक्ट। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा, इम्पंग, स्प्यू, हैरेंग, गिब्रिस। देखिए मैंने हैरेंग पढ़ा दिया आपको, गिब्रिस पढ़ा दिया, और इम्पंग भी पढ़ा दिया। आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा दिया, तीनों वर्ड हो चुके हैं। स्प्यू नहीं पढ़ा, इसको हम कर लेंगे एलिमिनेट। तो आप बोलोगे बिल्कुल। हैरेंग माने क्या होता है, भड़काऊ भाषण, है क्या नहीं, भड़काऊ भाषण। तो ए देखो 4 पर गया, एग्रेसिव लेक्चर, आपने बोला बिल्कुल, अग्रेसिव लेक्चरिंग, लेक्चर, अग्रेसिव लेक्चर, दैट इज कॉल्ड हैरेंग, भड़काऊ भाषण। आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है। तो सी गया 4 पर, तो सी देखो 4 पर कहाँ कहाँ, ये गलत और ये गलत, तो सी 4 पर, सी 4 पर, ठीक है भाई। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आपने बोला बिल्कुल। इम्पंग का मतलब क्या होता है, इम्पंग का मतलब होता है डाउट करना। यदि वो नहीं पता तो गिब्रिस से पकड़ लो। गिब्रिस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता हो। देख लो भैया कहाँ बातूनी, 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 मीनिंगलेस वर्ड्स बोलता हो जो बहुत ज्यादा। तो डी चला गया 1 पर, तो डी देखो 1 पर कहाँ, यहाँ पर है, और ये तो गलत हो गया, डी 1 पर है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। ए चला गया 2 पर, इम्पंग माने होता है डाउट करना, देख लो भैया, एक्सप्रेसिंग डाउट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में डाउट करना, ठीक है। और बी, बी देख लो कहाँ चला गया, बी चला गया 3 पर। स्प्यू माने क्या होता है, स्प्यू माने होता है फ्लोइंग आउट ऑफ समथिंग इन अ फोर्सफुली वे। जैसे अब देखिए आपने ज्वालामुखी देखे है ना, उसके भीतर से एकदम जोर लगा करके निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्प्यू, है कि नहीं, ये जो बाहर आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं कि जोर लगाकर बाहर निकलना। तो वो प्रोसेस होता है स्प्यू, जोर लगाकर बाहर निकलना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्यू। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखिए अगला वर्ड क्या दे रखा, अगला वर्ड दे रखा कैविएट, एम्बल, एकोलाइट, आर्किक। देखिए लगभग लगभग सारे करा दिए। एम्बल का मतलब क्या होता है, एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग से रिलेटेड, ठीक है जी। एम्बल का मतलब क्या होता है, एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग से रिलेटेड। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखिए अब यहाँ पर देख लो वॉकिंग कहाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, वॉकिंग एट अ स्लो पेस। अब आप देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले करा एम्बल, वो भी पेपर में आया हुआ था, यहाँ पर भी आया हुआ, मतलब रिपीट होते हैं वर्ड बहुत बहुत बड़े लेवल पर। आप पहले तैयार करो। आर्केक आपको पढ़ा दिया, ये आर्केक माने क्या होता है, प्राचीन, लो, ओल्ड फैशन। मतलब कि बी गया 3 पर और सी डी गया 1 पर, तो बी 3 पर जा रहा, ये खत्म, ये खत्म। और डी कहाँ पर जा रहा है भाई, डी जा रहा है 1 पर, तो डी पर ये खत्म, ये खत्म। तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब ये वाला गलत पहले ही हो गया था, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस प्रकार से पेपर में इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। फिर आप देखो एकोलाइट, एकोलाइट मैंने आपको पढ़ा दिया, ऑब्सिकियस, जो बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो, जो बहुत ज्यादा मतलब एक्सेसिव ओबीडियंट हो, जो बहुत ज्यादा आज्ञा मानता हो, डोसाइल बोल सकते हैं, जो आप बोल सकते हैं पीछे लगा रहता हो आपके, है कि नहीं, भक्त हो एक तरीके से, तो उसे बोलते हैं अर्डेंट फॉलोवर। तो सी चला गया आपका 4 पर, तो अर्डेंट फॉलोवर, आप बोलोगे बिल्कुल, सी चला गया आपका 4 पर। अब कौन सा वर्ड बचा, कैविएट। कैविएट माने होती है वार्निंग,
इसको वार्निंग बोलते हैं। ओके, तो ए चला गया आपका, ए कहाँ गया, ए आपका 2 पर चला गया, तो ओके, तो ये आपका आंसर निकल गया। बहुत इजी है, ठीक है भाई। अगला वर्ड आ गया हम यहाँ पर, देखिए अब वर्ड है कार्नल, ब्रूक, जिंक्स और सोलेस। देखिए जिंक्स मैंने पढ़ा दिया आपको, अनफॉर्चुनेट है कि नहीं, तो ये आ गया बैड लक से रिलेटेड। तो सी पर आ गया आपका एक, सी पे एक आ गया, तो ये खत्म, ये खत्म, दोनों खत्म। तो अब या तो उत्तर आपका ये होगा या आपका ये होगा, ये दोनों खत्म, इन पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। अब आते हैं बात आगे करते हैं। सोलेस माना होता है कंफर्ट, तो ये रहा कंफर्ट, समथिंग दैट गिव्स फीलिंग ऑफ कंफर्ट, जो कंफर्ट देती हो, दैट इज सोलेस, ठीक है। तो डी चला गया 3 पर, डी 3 पर यहाँ पर है और डी 3 पर यहाँ पर है कि नहीं। तो ये वाला मतलब आप सी तो पहले काट चुके हैं, तो इसका मतलब सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है। और डी 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और डी पर 3 यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो उत्तर आ गया आपका ए। तो ए पर देखो 4 है, कार्नल का मतलब होता है जो आपका बीज होता है ना, उसके भीतर का जो पार्ट होता है, भीतर का भाग है कि नहीं, सॉफ्ट पार्ट इनसाइड अ सीड, सीड माने बीज। तो देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो सीड बीज होता है उसके भीतर का पार्ट को बोलते हैं हम कार्नल, जैसे गुठली को भी हम कार्नल बोल सकते हैं, ओके, जो वो बीज के भीतर का ही पार्ट होता है, ठीक। अब ब्रूक माने क्या होता है, एक ब्रूक पढ़ाया था मैंने आपको, BROK, ब्रूक, इसका मतलब होता है पेनीलेस, जिसके पास क्या ना हो, पैसा ना हो, जो कंगाल हो, इसको हम बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट, 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 इंसॉल्वेंट माने भी क्या होता है, बैंकरप्ट, ठीक है जी, ये बात। अब ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल। अब ये ब्रूक का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्ट्रीम, जो जलधारा होती है, जैसे आप देखो बहुत सारी नदी होती है, उनमें आके क्या मिलते हैं, ब्रूक, ओके। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये हमने कर लिए हैं वर्ड सारे पहले, आप बोलोगे बिल्कुल। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम इन वर्डों को देखें अच्छे से, तो पहला वर्ड क्या दे रखा, फीट, फेट, फैदम, और इसे बोलते हैं फोपा। फोपा भी हमने कर लिया। फोपा का मतलब क्या पढ़ा था हमने, सामाजिक गलती, सोशल मिस्टेक, है कि नहीं, ऐसी गलती जिससे हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक भाई। तो फोपा से मुझे दिख गया भाई, फोपा मैंने पकड़ा, तो मैंने देखा 3 पर, एन एम्बेरेसिंग मिस्टेक, यानी एक ऐसी मिस्टेक जिससे क्या आ रही हो आपको, एम्बेरेसिंग मतलब शर्मिंदगी भरी गलती हो। तो समाज में अगर आपने कोई ऐसी बात बोल दी, है कि नहीं, जिससे आपको बाद में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उस गलती को बोलते हैं फोपा। क्या बोलते हैं, फोपा, ठीक है। एक्स और एस दोनों साइलेंट है। तो डी गया 3 पर, डी कहाँ पर गया, 3 पर, तो ये 4 वाला गलत और ये वाला गलत, ठीक है भाई। तो या तो ए होगा आंसर या होगा सी, तो मतलब बी आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है जी, बी हो, ए होगा या सी, आपने बोला बिल्कुल। और फेट माने क्या होता है, फेट माने होता है भाग्य, है कि नहीं, ये फेट तो सब जानते हैं, लक, फॉर्च्यून, फेट, भाग्य। तो क्या फेट, अब देखिए जो बी है वो किस पर जा रहा है, अब हमारे 2 बचे ना, बी यहाँ पर 1 पर जा रहा है, यहाँ 2 पर जा रहा है, तो 2 पर ले जाकर देख लो एक बार। यूज टू मेजर डेप्थ वाटर, तो इसका मतलब कोई भाग्य से है क्या, आप बोलो कतई भी नहीं है, मतलब कि वाटर की गहराई को मापने के लिए यूज करते हैं। तो फेट का मतलब ये नहीं होता, फेट का मतलब होता भाग्य। तो बी को 2 पर नहीं ले जा सकते, तो ये भी गलत हो गया, लो तो बचा आंसर सी। तो देखो बी को 1 पर ले जा करके देखो, तो फेट का मतलब यहाँ पर क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड अ पर्सन कंट्रोल, मतलब जो किसी पर्सन के कंट्रोल में ना हो, उससे चीजें बाहर हो रही हो, उसके बाद उसके बियॉन्ड जाकर के डेवलपमेंट हो रहा हो। जैसे आपके कोई चीज किसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, और उसके बाद भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वो भाग्य से हुआ है, क्योंकि आपने वो नहीं करा, आपने उसमें हार्डवर्क नहीं करा, वो आपके कंट्रोल के बाहर थी और फिर भी डेवलपमेंट हुआ, तो वो किससे हुआ है, वो भाग्य से। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन कुछ तोड़ मरोड़ के दे रखी है, तो आपने बोला बिल्कुल। अब देखिए ए को ले जाओ, ए 4 पे गया फीट, तो फीट माने होती है अचीवमेंट, है कि नहीं, अचीवमेंट। तो देखो 4 पर देखो अचीवमेंट है या नहीं है, तो एन अचीवमेंट, ठीक है, रिक्वायरिंग ग्रेट करेज, जिसके लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए, करेज चाहिए, साहस चाहिए। फीट, टू क्वालिफाई यूपीएससी इज अ फीट, तो वो क्या है, एक फीट है, आई बात समझ में, एक क्या है, अचीवमेंट है, उसके लिए बहुत करेज चाहिए। और फैदम क्या होता है, तो फैदम एक यूनिट होती है जिससे आप समुद्र के क्या नापते हो, गहराई नापते हो, क्या नापते हो, गहराई, ओके। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो आपने बोला ठीक है, एक बार पढ़ लो इसे, यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ वाटर, तो वाटर की जो डेप्थ होती है उसको मापने के लिए यूज करते हैं हम फैदम का,
आई बात समझ। जैसे मीटर का यूज करते हैं दूरी मापने के लिए, ऐसी फैदम का यूज किस लिए करते हैं? फैदम का यूज करते हैं समुद्र की गहराई मापने का, वाटर की गहराई मापने का। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं अगले वर्डों की तरफ। अगले वर्ड क्या दे रखे हैं भैया? देखिए मैंने वर्ड सेमिनरी पढ़ाया था आपको वन वर्ड में, ठीक है, इसी क्लास के बीच में सेमिनरी पढ़ाया था। सेमिनरी माने होता है एक ऐसी जगह जहां पर जाकर आप धार्मिक ज्ञान लेते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सेमिनरी। सेमिनरी में क्या लेते हो आप जाकर? धार्मिक ज्ञान। तो आपने बोला ठीक है, जहां पर साधु संत डेवलप होते हैं, भाई जाकर धार्मिक ज्ञान लोगे तभी तो साधु संत बनेंगे। आप बोलोगे ठीक बिल्कुल। तो देखिए बी के सामने 2 में क्या लिख रहा है? ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रिस्ट, मतलब साधुओं के लिए ट्रेनिंग कॉलेज, मतलब साधुओं के लिए जहां पर ट्रेनिंग होती है, तो उस जगह को बोलते हैं हम सेमिनरी। जहां पर जाकर के आप धार्मिक ज्ञान लेते हो, साधु बनते हो, तो आपके लिए वो ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं। ठीक है, जैसे जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं उनके लिए ट्रेनिंग कॉलेज क्या होते हैं? स्कूल होते हैं। तो ऐसे तो सेमिनरी माने क्या होता है? सेमिनरी का मतलब होता है साधु संत जो होते हैं वो उनके लिए जो ट्रेनिंग स्कूल होता है, उस स्कूल का नाम, उस कॉलेज का नाम होता है सेमिनरी। जैसे आप देखोगे कहीं पर जाकर के सनातन का ज्ञान मिलता है, किसी घर में जाकर के सनातन का, तो उस घर को बोलेंगे सेमिनरी। वहां पर बहुत सारे आते हैं और क्या लेते हैं? धार्मिक ज्ञान, रिलीजियस नॉलेज, तो दैट इज कॉल्ड सेमिनरी। तो बी गया 2 पर, तो ये गलत हो गया। लो ये नहीं है, ये नहीं है, तो बी नहीं है, सी नहीं है, तो बचा ए और डी। ठीक है, कौन कौन बचे? ए और डी। अब एक बात बताइए, सेंड ऑफ का मतलब आप जानते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल जानते हैं। सेंड ऑफ करना, अगर आप किसी को सेंड ऑफ करते हो तो इसका मतलब होता है आप उसे छोड़ करके आते हो। जैसे आप किसी को रेलवे स्टेशन पे सेंड ऑफ करिया है तो मतलब उसे छोड़िया है, तो और उसको क्या बोलते हो? गुड लक। तो देखिए विश गुड लक टू पर्सन लिविंग, मतलब किसी बंदे को छोड़ते हुए गुड लक बोलना, दैट इज कॉल्ड सेंड ऑफ करना। तो किसी को सेंड ऑफ करना, ठीक है भाई। और क्रिकेट की लैंग्वेज में सेंड ऑफ का मतलब कुछ और होता है कि किसी और कुछ इशारा कर देना, कोई ऐसा गेस्चर कर देना जो ठीक नहीं है, तो सेंड ऑफ कर दिया। तो सेंड ऑफ अगर आप किसी अपने रिलेटिव को करते हो रेलवे स्टेशन पे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसको आप छोड़ के आते हो और उससे क्या करके आते हो? बाय करके आते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेंड ऑफ। अब अगला वर्ड आप देखोगे तो सी गया 4 पर, तो देखो यहाँ सी 4 पर है, यहाँ भी 4 पर है, ये तो पकड़ में ही नहीं है ये बात। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो सैम्बल्स, देखो बड़ा आसान है। सैम्बलेंस माने क्या होता है? सैम्बलेंस, सैम्बलेंस का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। रिजेंबल से याद कर लो, रिजेंबल, रिजेंबल, अगर आप किसी के जैसे रिजेंबल है, अगर आप किसी के रिजेंबल है तो वो आपके जैसा है, वो आपका सिमिलर है, वो आपका एकिन है, वो आपका टेंटामाउंट है, वो आपका एनालोगस है, सारे वर्ड लिखवा दिए। सैम्बलेंस का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। तो डी कहां पर जाएगा भाई? डी जाएगा 1 पर, सिमिलैरिटी ऑफ अपीयरेंस। डी गया 1 पर, तो देखिए भैया डी 1 पर जा रहा है, तो डी 1 पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है भाई। और ये तो ऑलरेडी गलत है, तो मतलब ये तो आंसर नहीं है, तो फिर आंसर होगा आपका ये। आपने ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डी पर यहाँ 3 है, तो ये भी गलत हो गया। तो सैम्बलेंस का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, अपीयरेंस में मतलब उस चेहरे में मिलान खाना, दैट इज कॉल्ड, आपकी सिमिलैरिटी है आप में कुछ, तो उसे बोलते हैं सैम्बलेंस। रिजेंबल से याद कर लो, रिजेंबल। आई बात समझ में? आप बोलोगे बिल्कुल, ठीक है भैया। अब आई बात सीमेटिक। सीमेटिक क्या होता है? सीमेटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, एक फैमिली लैंग्वेज है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं सीमेटिक। तो अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स हेब्रो। तो ये बात आपको समझनी है, इसको लैंग्वेज से याद रख लो, है कि नहीं। हमने एक वर्ड भी पढ़ाया था सीमेंटिक, तो सीमेंटिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स। आगे आपको समझ, उसके लिए एक वर्ड और बोला था मैंने, एटिमोलॉजी, याद है आपको? तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आते हैं आगे की तरफ। अगला वर्ड दे रखा है हैच, होटी, ग्रफ एंड ग्रूलिंग। देखिए मैंने 3 वर्ड पढ़ा रखे हैं, हैच नहीं पढ़ाया और तीनों पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो 3 से तो इजीली निकल जाता, 2 से ही फंस जाता। तो होटी माने होता घमंडी, एरोगेंट बिहेवियर। लो पकड़ लो भैया, पकड़ो। होटी माने क्या होता है? एरोगेंट बिहेवियर। ए गया 2 पर, वो बी गया 2 पर, तो बी देखो 2 पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये गलत है, ये गलत, तो लो भैया ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, ठीक है जी। तो होटी पकड़ लिया। ग्रफ का मतलब क्या होता है? एक मैंने पढ़ाया था कल वर्ड ग्रीफ, एक पढ़ाया था मैंने ग्रीफ, आपको क्लास के बीच में मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता है मुसीबत, एडवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत, एडवर्सिटी। आपने बोला बिल्कुल। तो ग्रफ का मतलब क्या होता है? ग्रफ का मतलब होता है खुरदुरा, रफ, है कि नहीं। जैसे आप किसी ग्रफ पिच पर खेल लिए तो वो कैसी पिच से खुरदुरी थी। अगर आप ग्रफ कॉपी पर लिख रहे हैं तो वो कैसा पेज है? खुरदुरा पेज है।
तो उसको हम बोलते हैं, सरफेस के लिए यूज करते हैं हम इसको। ग्रफ का मतलब होता है रफ एंड लो इन पिच, जो पिच में लो हो। पिच में लो का मतलब यहाँ वो वाली पिच नहीं है, यहाँ पिच में लो का मतलब है कि उल्ट, जैसे आप कोई आवाज सुन रहे हो वो कभी ऊंची नीची आ रही है तो मतलब वो बड़ी कैसी आ रही है, ग्रफली आ रही है, तो मतलब उसको हम बोलते हैं रफली। ठीक है भाई, तो सी गया एक पर, तो सी एक पर यहाँ है और सी एक पर यहाँ है, तो मतलब कि अभी बात नहीं बननी है। ठीक है भाई, अब आता है ग्रूलिंग। कल मैंने पढ़ाया ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा थका दे, है नहीं, कोई चीज ग्रूलिंग है तो थका देने वाली, परेशान कर देने वाली, तो उसको हम बोलते हैं ग्रूलिंग, है कि नहीं। जो बहुत ज्यादा टायरिंग हो, कैसी हो, टायरिंग, तो दैट इज कॉल्ड ग्रूलिंग, है नहीं। अगर कोई चीज ग्रूलिंग है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो और वो बहुत ज्यादा ग्रूलिंग है, मतलब उसमें हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो बहुत ज्यादा थका देने वाला है, तो उसे बोलते हैं टायरिंग एंड डिमांडिंग। आप थके हुए हो और फिर भी डिमांड जारी है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रूलिंग, परेशान कर देने वाली। तो डी का हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, और ये तो गलत है ऑलरेडी, और ये है ही नहीं आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया 1। ठीक है जी। अब हैच का मतलब क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है आपका, है कि नहीं, एरोप्लेन होता है, उसका जो गेट होता है दैट इज कॉल्ड हैच। तो ये अ डोर इन एन एयरक्राफ्ट, सिंपल है, आप बोलोगे बिल्कुल। अगला वर्ड क्या है भैया, तो अगला वर्ड है आपका 109। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक दे रखा है एक्सटिपेट, एक दे रखा है एक्सटोल, एक दे रखा है एक्सट्रीमिटी यानी एक्सट्रीमिटी, एक दे रखा है एक्सपंज। तो ये तो एक्सट्रीम से बना है, एक्सट्रीम, ये तो इजीली पहचान लोगे। एक्सपंज का मतलब भी मैंने आपको पढ़ा दिया, एक्सटोल का मतलब भी पढ़ा दिया, और एक्सटिपेट का मतलब भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आप किसी चीज को एक्सटिपेट कर देते हो तो इसका मतलब उसको उखाड़ फेंकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, खत्म कर देते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ए आपने देखा और 4 देखा, दोनों बात सेम है। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सटिपेट, आप बोलोगे बिल्कुल। एक्सटिपेट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। ठीक है भाई, तो ए गया 4 पर, तो देखिए ए कहां पर है, तो ए ये रहा 4 पर, ए ये रहा 4 पर, तो बी गलत हो गया और डी गलत हो गया, आपने बोला बिल्कुल। अब बात करते हैं एक्सटोल। एक्सटोल माने होता है प्रेस करना, प्रशंसा करना, कई बार लिखवा दिया, 10-12 बार से ज्यादा, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिखवा दिया। तो एक्सटोल का मतलब प्रेस, प्रशंसा, तो लो प्रेस करना, तो बी गया 1 पर, तो बी 1 पर यहाँ पर है और बी 1 पर यहाँ पर है, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। तो देखिए ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, तो बचाइए। ठीक है भैया, आप बोलोगे बिल्कुल। अब आते हैं भैया एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पॉइंट कहां पर होता है, जो बहुत दूर हो, है कि नहीं। हम कहते हैं ना जो यूनिवर्स है हमारा, उसका एक्सट्रीम पॉइंट कहां पर है पता ही नहीं है कहां पर है, बहुत दूर है, तो उसको हम बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट, जो दूर हो। ठीक है, सी गया 2 पर, तो अब मिलान कर लो, देखो सी 2 पर है या नहीं है, ये रहा सी 2 पर। अब देखिए तीसरा डी पर पहुंचते हैं। डी का मतलब क्या है, डी पर क्या है, एक्सपंज। अगर आप किसी चीज को एक्सपंज कर रहे हो तो मतलब आप उसको अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दे रहे हो, उसको रिमूव कर देते हो, तो एक्सपंज माने होता है किसी चीज को भुला देना। जैसे आप क्या करते हो कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी है तो आप बोलोगे आई हैव टू एक्सपंज नेगेटिविटी फ्रॉम माई माइंड, मुझे अपने माइंड से क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिविटी है उसको एक्सपंज करना पड़ेगा, मतलब कि उसको हटाना पड़ेगा, रिमूव कंप्लीटली, एक्सपंज कर देना। ठीक है भाई, अगला वर्ड जो है, देखिए ये वर्ड इस टाइप के सारे खत्म हो गए। अब ये वर्ड जो है मैंने आपको डेवियस, डिवोल्यूशन और डेट्रीमेंट और ये डिट्रैक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ऑप्शंस के साथ। ठीक है भाई।